हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरजीपीवी स्टडी मैट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का वन शॉट रिवीजन स्पेशली फॉर आरजीपीवी स्टूडेंट्स के लिए। इस वन शॉट रिवीजन में हम कंप्यूटर नेटवर्क के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग की कुछ टॉपिक जैसे सिर्फ ओएसआई जो है वो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल से आगे आपको प्रॉपर पीपीटी स्लाइड्स और डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्टेड विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओएसआई मॉडल। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल से। अ, एक मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या होता है? 7 लेयर कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, जो कि डेवलप किसने किया था? आईएसओ ने डेवलप किया था। ठीक है, इसमें ये बताया था कि डेटा कैसे ट्रेवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें पहली लेयर क्या होती है आपकी? फिजिकल लेयर, फिर होती है डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल लेयर हमारी होती क्या है। फिजिकल लेयर क्या होती है? लोएस्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है। इस लेयर के अंदर क्या होता है? डेटा यूनिट बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, या रॉ बिट्स को ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर करती है। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं, फटाफट देख लेते हैं। बिट बाय बिट ट्रांसमिशन, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, डेटा लिंक लेयर से डेटा आता है, उसको बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, कहाँ तक? रिसीवर तक, रिसीवर के फिजिकल लेयर तक। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है? सेंडर साइड पर बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और रिसीवर साइड्स पर सिग्नल को दोबारा बिट्स में कन्वर्ट करना, ये होती है इनकोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारा होता है सिग्नल ट्रांसमिशन। आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होता है? सिग्नल्स को केबल या वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करना। ठीक है, दो टाइप्स के सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स का जो शेप होता है वो स्क्वायर में होता है, और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ये वेव के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी। नेक्स्ट होता है हमारा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है? डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और रिसीव होने के बाद एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रांसमिशन मोड्स पे। ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं आपके तीन तरीके के। पहला होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? वन वे होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड क्या होता है आपका? वन वे ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ डेटा रिसीव किया जाता है, सेंड नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे एग्जांपल टेलीविजन। ठीक है, अब दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आप ये जो हाफ डुप्लेक्स है, दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक टाइम पर ही आप एक चीज कर सकते हो। या तो एक चीज एक पे आप सुन सकते हो, या एक टाइम दूसरे टाइम पे आप बात कर सकते हो, दोनों आप साथ में नहीं कर सकते, जैसे वॉकी टॉकी। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड जो होता है, इसके अंदर आप कम्युनिकेशन करते हो, लेकिन साथ में आप बोलते भी हो, साथ में सुनते भी हो, दोनों काम एक ही समय पे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल फोन कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा डेटा रेट कंट्रोल। डेटा रेट कंट्रोल के अंदर क्या होता है? डेटा की स्पीड को मेंटेन किया जाता है। मतलब मान लो सेंडर की डेटा भेजने की स्पीड ज्यादा है, लेकिन रिसीवर की क्या बोलते हैं, रिसीव करने की स्पीड कम है, तो इस चीज को मैनेज करने के लिए डेटा रेट कंट्रोल को यूज करते हैं। ठीक है, ये ओवरफ्लो को प्रिवेंट करता है, डेटा लॉस से बचाता है, और ट्रांसमिशन भी स्मूथ होता है। ठीक है, अब नीड्स की तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको इतना सब बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, दैट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या है? सेकेंड लेयर होती है। इस लेयर का जो डेटा यूनिट होता है फ्रेम होता है। जैसे कि फिजिकल लेयर से डेटा आया, वो बिट्स के फॉर्म में आया, बिट्स फिर उससे डेटा लिंक लेयर क्या में कन्वर्ट कर देता है? फ्रेम के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है? रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट यही आ जाता है फ्रेमिंग। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर फ्रेमिंग क्या होती है? डेटा को स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड करना। ठीक है, वो होती है आपकी फ्रेमिंग। नेक्स्ट होती है आपकी मैक एड्रेसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैक एड्रेस की हेल्प से आप करेक्ट डिवाइस
को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट होता है एरर डिटेक्शन, चेक करना कि फ्रेम रिसीव होते टाइम करप्ट तो नहीं है, ठीक है। फिर होता है फ्लो कंट्रोल, सेंडर और रिसीवर की स्पीड को बैलेंस करना, ये फ्लो कंट्रोल का काम होता है। इसके अंदर स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, ARQ, ये ऐसी चीजें यूज होती है, इसको आप आगे भी देखोगे। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, डिसाइड करना कि नेटवर्क को किस डिवाइस को कब यूज करना है, ठीक है। इस लेयर की दो सब लेयर्स होती हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर क्या आता है, आपका एरर डिटेक्शन आता है, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल आता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है एक्सेस कंट्रोल की डिसाइड करना कि नेटवर्क किस डिवाइस को यूज करेगा और कब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं, ब्रिज यूज होता है, स्विच यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, दैट इज हमारी क्या आती है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होती है वो हमारी थर्ड लेयर होती है। इस लेयर का डेटा यूनिट जो होता है वो पैकेट होता है। डेटा लिंक लेयर का होता है आपका फ्रेम, नेक्स्ट होता है आपका पैकेट्स, और फिर उसके बाद, सॉरी, फ्रेम होता है, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर के अंदर आता है पैकेट, सही तो बोला था, ठीक है। ये डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेटा पहुंचाने का काम करती है। इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, पहला होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, को देख लेते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, जैसे आईपी एड्रेस, ठीक है, जैसे आप लोगों के आधार नंबर यूनिक होते हैं, वैसे ही आईपी एड्रेस असाइन करके डिवाइस आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस भी हर एक डिवाइस का यूनिक होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस से ये पता लगता है कि आपका डिवाइस क्या है, मतलब कौन सा डिवाइस पे आपको डेटा भेजना है, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन सोर्स क्या है। आईपी एड्रेस के भी दो टाइप्स होते हैं, IPv4 एंड IPv6, जो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ये सेपरेट टॉपिक्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं राउटिंग की। राउटिंग क्या होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना, ये राउटिंग का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग। पैकेट फॉरवर्डिंग क्या होता है, पैकेट को नेक्स्ट राउटर या डेस्टिनेशन की तरफ भेजना, ठीक है, क्योंकि राउटिंग की भी एक रेंज होती है। ऐसा तो नहीं एक राउटर से एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होगा, मल्टीपल राउटर्स होते हैं, तो उनको उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच के थ्रू पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये पूरा काम किसका होता है, पैकेट फॉरवर्डिंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद इसके अंदर आता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ठीक है। एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक डिलीवर करने का काम भी किसका होता है, नेटवर्क लेयर के अंदर होता है, ठीक है। अब सबनेटिंग वगैरह हम आगे भी चीजें देखेंगे, इसलिए जो जो मेन चीजें नेटवर्क लेयर के अंदर होती है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अंदर क्या डिवाइस यूज होता है और राउटर इसके अंदर यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारी होती है वो हमारी फोर्थ लेयर होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डेटा को करेक्ट एप्लीकेशन तक डिलीवर करना, ये किसका काम होता है, ट्रांसपोर्टेड का काम होता है। अब इसके बात कर लेते हैं सेगमेंटेशन एंड डीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड डीअसेंबली क्या होती है, सेगमेंटेशन बड़े डेटा को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना, एंड डीअसेंबली उसी का उल्टा होता है, रिसीवर साइड पर सेगमेंट्स को दोबारा ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है, रीअसेंबली का। सेगमेंट एंड रीअसेंबली समझ में आ गई। डेटा यूनिट तो हमें पता चल गया कि डेटा यूनिट इसका क्या होता है, इसका डेटा यूनिट होता है आपका सेगमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग, यहाँ पे नहीं किया है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोर्ट एड्रेसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्ट एड्रेसिंग क्या होती है, पोर्ट नंबर की हेल्प से आप एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। आईपी एड्रेस से आपको ये पता चलेगा कौन से डिवाइस में भेजना है, पोर्ट नंबर से आपको, पोर्ट एड्रेसिंग से आपको ये पता चलेगा कि पोर्ट नंबर कहाँ है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है पोर्ट एड्रेसिंग से। नेक्स्ट, इसमें भी क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है। इसी लेयर में हम टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज होते हैं। टीसीपी क्या होता है, रिलायबल होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी क्या होता है, फास्ट होता है और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। मतलब यूडीपी के अंदर क्या होता है, जो सेंडर से रिसीवर भेजने तक का जो सफर होता है, उसके बीच में जो सेंडर का ट्रांसपोर्ट लेयर है और रिसीवर का ट्रांसपोर्ट लेयर है, बीच में कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि जो सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, वो सेंडर को नहीं पता होता। सेंडर को तो ये पता होता है मैंने डेटा भेज दिया है, रिसीवर तक पहुंच गया होगा, ठीक है। और रिसीवर को ये नहीं पता होता कि सेंडर डेटा भेज चुका हो, मेरे पास अभी तक आया नहीं है, ठीक है। ये चीज यूडीपी में होती नहीं, लेकिन यूडीपी फास्ट होता है। यही चीज उल्टा टीसीपी के अंदर होती है। टीसीपी के अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, पता लगता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है। और सेंडर के ट्रांसपोर्ट लेयर से रिसीवर के ट्रांसपोर्ट लेयर तक पूरा कम्युनिकेशन होता है, एक्नॉलेजमेंट आता है कि ये वाला डेटा पहुंच चुका है, ये वाला डेटा नहीं पहुंचा है, आप ये ट्रांसमिट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन ओरिएंटेड बोला है। अभी आगे डिफरेंस भी है तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश में 3 वे हैंडशेक लगता है, कनेक्शन टर्मिनेशन में 4 वे हैंडशेक में जिसमें एक्नॉलेजमेंट आता है, वो अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, दैट इज, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी किया है। फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, टीसीपी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेशन लेयर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें ये जो सेशन लेयर है, ये फिफ्थ लेयर होती है। ये सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन को मैनेज करती है। ठीक है, मतलब सेशन एस्टेब्लिशमेंट मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, ये भी इसी का काम होता है। सेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखना। ठीक है, सेशन टर्मिनेशन, कम्युनिकेशन कंप्लीट होने पर सेशन को क्लोज करना। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल, डिसाइड करना कि कम्युनिकेशन वन वे होगा या टू वे होगा। नेक्स्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेक पॉइंट्स चेक करना ताकि इंटरप्शन के बाद कम्युनिकेशन वहीं से कंटिन्यू हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ वीडियो कॉल द सेशन लेयर, ये सेशन लेयर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसएल, कीप्स द कनेक्शन एक्टिव अंटिल द कॉल एंड्स। ठीक है, जब तक कॉल कट नहीं जाती तब तक वेट करते हैं ना कि कोई बोलेगा बोलेगा। ठीक है, वीडियो कॉल के अंदर जैसे यहाँ पे सेंडर रिसीवर वेट करता है कि मैसेज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो हमारी सिक्स्थ लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डेटा को फॉर्मेट कन्वर्ट करती है, इस डेटा का क्या करती है, फॉर्मेट कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, डेटा ट्रांसलेशन, डेटा को सेंडर और रिसीवर के कंपेटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डेटा ट्रांसलेशन का काम होता है। अब वही इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन जो होता है डेटा को सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, डिक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्टेड डेटा को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ले आना। ठीक है, डेटा कंप्रेशन होता है, डेटा कंप्रेशन डेटा का साइज कम करना, और इसी के साथ डेटा कंप्रेशन के साथ आता है डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन क्या होता है, कंप्रेस डेटा को ओरिजिनल साइज में ले आना। ठीक है, मैं उसको अच्छे से लिख दूं, बहुत गंदे तरीके से लिखा गया, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। डीकम्प्रेशन, ठीक है, डेटा को, कंप्रेस डेटा को दोबारा ओरिजिनल साइज में ले आना। नेक्स्ट हम लास्ट लेयर की बात करते हैं, दैट इज सेवेंथ लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, लास्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, नेटवर्क क्लोज लेयर होती है। ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफर। ठीक है, फाइल सेंड करना और रिसीव करना। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, वेब ब्राउजिंग जैसे इंटरनेट एक्सेस करना। ठीक है, रिमोट सिस्टम को एक्सेस करना। ठीक है, डीएनएस, एचटीटीपी, एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको अपन आगे देख लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स में, इनको अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीसीपी आईपी पे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इन लोगों के डिफरेंस देखेंगे। देखो, अब तक हमने ओएसआई मॉडल को डिटेल में समझा, अब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। सबसे पहले देखते हैं ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल का रिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी देखना, ये वाली पिक में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स होती है। किसी किसी बुक में उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, किसी किसी में 4 लेयर्स में। दैट्स अप टू यू कि आपको कौन सी लेयर में क्या रखना है। यहाँ पे सेशन लेयर को अलग रखा है, बट कुछ बुक्स में सेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर के साथ मर्ज मर्ज किया है। ठीक है, तो मैंने 4 लेयर में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर को कंबाइन करके टीसीपी की एप्लीकेशन लेयर बन रही है। और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर तो एक ही है। और डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बन रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम बात देखते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है। ठीक है, टीसीपी/आईपी मॉडल की बात करते हैं तो टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बताऊंगी कि यहाँ पे आईपी क्यों लिखा होता है। ठीक है, ये इंटरनेट का सबसे कॉमनली यूज नेटवर्किंग मॉडल होता है। इस मॉडल में अंदर 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, पहली होती है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। देखो, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, ये यूजर को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, और टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स इसी लेयर में वर्क करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। नेक्स्ट होती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर के अंदर क्या होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का वर्क करती है, यही आईपी एड्रेस यूज होता है। नेक्स्ट होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर।
नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करती है, ये डेटा को फिजिकल नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करती है और हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें, टीसीपी आईपी मॉडल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया था। इसी वजह से आज इंटरनेट इसी मॉडल पर वर्क करता है। ओएसए में लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इस वजह से हम उसको उसके ऊपर टीसीपी आईपी को चुनते हैं। अब हम उनकी लेयर बाय लेयर एक बार अच्छे से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले आती है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होती है, ये टीसीपी आईपी मॉडल की लोवेस्ट लेयर होती है। इस लेयर के अंदर क्या होता है, मेन वर्क क्या होता है, फिजिकल मीडियम के थ्रू नेक्स्ट डिवाइस तक डेटा पहुंचाना। ठीक है, अब इसके की फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसमिशन, डेटा को केबल या वायरलेस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करना, फ्रेमिंग, डेटा को फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज करना, एरर डिटेक्शन, ट्रांसमिशन के टाइम अगर एरर आए तो उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, एड्रेसिंग हो गया इसके अंदर मैक एड्रेस। ठीक है, करेक्ट डिवाइस आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये मैक एड्रेस का काम होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, डिसाइड करना कि नेटवर्क मीडियम को किस डिवाइस को और कब एक्सेस मिलेगा। क्लियर। अब देखो डेटा फ्लो क्या होता है इसका। सबसे पहले डेटा फ्लो, डेटा पहले नेटवर्क लेयर से आता है, उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन तक जाता है। ठीक है, फिर फ्रेम फिजिकल मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होता है, देन फाइनली नेक्स्ट डिवाइस उस फ्रेम को रिसीव कर पाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एग्जाम्पल में इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई आते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहे जाए तो नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम है डेटा को सेफली फिजिकल नेटवर्क के थ्रू नेक्स्ट डिवाइस तक पहुंचाना। ठीक है, अब जब डेटा सक्सेसफुली नेटवर्क एक्सेस लेयर तक निकल जाता है, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच डेटा कैसे ट्रेवल करता है। इसका आंसर हमें मिलता है इंटरनेट लेयर में। ठीक है, इसमें मिलता है इंटरनेट लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट लेयर की। ठीक है, ये लेयर बिल्कुल ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर की इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इस लेयर का मेन वर्क होता है लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग, यानी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सही पाथ के थ्रू पहुंचाना। ठीक है, की फंक्शन में आप देख सकते हैं आईपी एड्रेसिंग, सबसे पहला फंक्शन होता है आईपी एड्रेसिंग। हर डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। इसी आईपी एड्रेस की हेल्प से डेटा करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचता है सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राउटिंग की। ठीक है, राउटिंग का मतलब होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एएसआई में बताया था। ठीक है, ये काम होता है राउटर का। अगर एक से ज्यादा रूट्स अवेलेबल होते हैं तो राउटर सबसे पहले क्या करता है, एफिशिएंट रूट्स चूज करता है। ठीक है, रूट्स या राउट चूज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज आप गूगल मैप यूज करते हैं, भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, गूगल मैप ट्रैफिक देखकर बेस्ट राउट सजेस्ट करता है। एग्जैक्टली इसी तरह राउटर भी पैकेट्स के लिए बेस्ट रूट सिलेक्ट करता है। ठीक है, रास्ता सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो आता है दैट इज पैकेट हैंडलिंग। पैकेट हैंडलिंग क्या करता है, इंटरनेट लेयर डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में हैंडल करती है। ठीक है, अगर डेटा बड़ा हो तो उससे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर उसके बाद डेस्टिनेशन पर वही पैकेट्स दोबारा कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर है। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेन प्रोटोकॉल्स होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा होता है आईसीएमपी, ये होता है एरर रिपोर्टिंग और एरर रिपोर्टिंग के लिए। तीसरा होता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एआरपी भी अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल के में। ठीक है, अब देखो सिंपल वर्ड्स में अगर इंटरनेट लेयर को डिफाइन करें तो इसका मेन रोल यही होता है, डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सेफली और एफिशिएंटली डिलीवर करना। ठीक है, अब जब अपडेट देखो, अब डेटा को रूट भी डिसाइड हो गया। ठीक है, डेस्टिनेशन भी आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि डेटा रिलायबली डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक पहुंचता कैसे है। ठीक है, अब नेटवर्क सॉरी इंटरनेट लेयर के बाद क्या, मतलब इसका आंसर हमें तब मिलता है जब हम टीसीपी आईपी मॉडल की नेक्स्ट लेयर पढ़ते हैं जाके, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की थर्ड लेयर जो कि होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ, ओके ये हो गया। ठीक है, जैसे हमने ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी थी, वैसे ही टीसीपी आईपी मॉडल में भी इसका सेम ऑलमोस्ट सेम ही काम है। ठीक है, इस लेयर का मेन पर्पस होता है सेंडर से रिसीवर तक डेटा को रिलायबली और एफिशिएंटली डिलीवर करना। यहाँ डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और डेस्टिनेशन पर दोबारा असेंबल किया जाता है। सबसे पहला इसका फंक्शन यही होता है, सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन होता है एक मिनट, हाँ, अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर उससे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। इससे ट्रांसमिशन फास्ट हो जाती है और एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट होता है हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रिलायबल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये इंश्योर करती है कि डेटा करेक्ट ऑर्डर में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अगर कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाए तो उसे दोबारा रिट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लो कंट्रोल। ये सेंडर और रिसीवर की स्पीड को बैलेंस करता है ताकि रिसीवर पर अननेसेसरी लोड ना आए। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सिंग। देखो, टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग तो होती ही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। मल्टीप्लेक्सिंग इसका मतलब होता है मल्टीपल एप्लीकेशंस को डेटा एक ही नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू सेंड करना। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, नेक्स्ट होता है यूडीपी। इनको भी हम बाद में डिटेल में समझेंगे। ठीक है। टीसीपी को पहले ही अपने ओएसए में देख चुके हो। टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है। अब उसके बाद पर वन लाइन डिफरेंस अगर हम देखें तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, टीसीपी जो होता है वो रिलायबल है बट कंपैरेटिवली स्लो है, जबकि यूडीपी फास्ट है बट रिलेटिवली, ठीक है, प्रोवाइड नहीं करता, मतलब रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। अब देखो, अब हमें समझ आ गया कि डेटा सेफली ट्रांसफर कैसे होता है। क्लियर। अब देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल की लास्ट लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर, जहां यूजर डायरेक्टली नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कर पाता है। देखो, अब बात करते हैं हम टीसीपी आईपी मॉडल के लास्ट टॉपमोस्ट लेयर की, जो कि होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। चेंज नहीं हुआ। ओके। ठीक है। ये लेयर डायरेक्टली यूजर को कांटेक्ट में होती है, मतलब यूजर के कांटेक्ट में होती है, मतलब जो भी सर्विसेज हम डेली यूज करते हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग हो गई, ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफर और ऑनलाइन एप्लीकेशन, उन सबको ये लेयर सपोर्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें, एप्लीकेशन लेयर यूजर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस का काम करती है। ये अब इनके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। पहला होता है यूजर इंटरफेस। सबसे पहले फंक्शन है यूजर इंटरफेस। ये यूजर को नेटवर्क सर्विसेज यूज करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज जैसे कि आपका एच टी टी पी हो गया, एफ टी पी, एस एम टी पी, डीएनएस जैसे प्रोटोकॉल जो होते हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा फॉर्मेटिंग। ठीक है। डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है, डेटा सेंडर और रिसीवर दोनों को सेम फॉर्मेट में समझ आए, इसके लिए डेटा फॉर्मेटिंग का सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लास्ट होता है लास्ट सेकंड होता है हमारा सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए इंक्रिप्शन का सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लास्ट होता है हमारा सेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन को स्टार्ट, मेंटेन और एंड करने के लिए में भी ये सपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स आपने बता ही दिए हो गए। एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है। एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप क्रोम में www.google.com लिखते हैं, सर्च करते हैं, तो डीएनएस उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्लियर। एचटीटीपी क्या करता है, एचटीटीपी वेबसाइट लोड करता है और आपके ब्राउजर पर वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर। ये सब एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से ही पॉसिबल होता है। ये समझ में आ गया। अब देखो, तो ये था टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है। अब अगली जो स्लाइड होती है वो होने वाली है हमारी प्रॉस एंड कॉन्स की, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अब तक हमने सब देख लिया है टीसीपी आईपी के अंदर, बन के फटाफट से प्रॉस एंड कॉन्स हम देख लेते हैं। प्रॉस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही आता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ठीक है। टीसीपी आईपी ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसी वजह से डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की डिवाइसेस भी इजीली आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्लियर। सेकंड होता है हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन। टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक है, डेटा लूज हो जाता है तो ये रिट्रांसमिट का भी काम कर देता है। टीसीपी आईपी ओएसआई के अंदर नहीं होता। ठीक है। थर्ड होता है हमारा स्केलेबिलिटी। ये मॉडल छोटे नेटवर्क से लेकर के इंटरनेट जैसे बहुत बड़े नेटवर्क तक इजीली वर्क कर पाता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये वायर्ड और वायरलेस दोनों टाइप्स ऑफ नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट डिसएडवांटेजेस की। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर कोई बिगनर है तो टीसीपी आईपी को कॉन्फ़िगर करना, ट्रबल शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए। सेकंड होता है नो क्लियर लेयर सेपरेशन। ठीक है। ओएसआई की तरह इसमें हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन नहीं की गई। ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज,
ओरिजिनल टीसीपी आईपी मॉडल में सिक्योरिटी बिल्ट इन नहीं होती, इसलिए एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से यूज करना पड़ता है। प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी क्या होती है? प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी के अंदर इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए या मेनली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमने ओएसआई टीसीपी आईपी मॉडल दोनों समझ लिए, तो अब हम चलते हैं इनके कंपैरिजन पे, जो कि हमेशा पूछा जाता है कि टीसीपी आईसी ओएसआई का कंपैरिजन क्या है। ठीक है, ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला डिफरेंस होता है नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, वाइल टीसीपीआई के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 लेयर्स या 5 लेयर्स। ठीक है, उसके बाद इसको किसने डेवलप किया है? ठीक है, एक को आईएसओ ने डेवलप किया है। ठीक है, दूसरे को किसने डेवलप किया है? टीसीपीआईपी ने। ठीक है, या फिर डीएआरपीए ने। ठीक है, दैट इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। उसके बाद थर्ड हमारा आता है नेचर। ठीक है, यानी एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज होता है, जबकि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट है, यानी ये रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में एक्चुअली यूज होता है। ठीक है, कौन? टीसीपी/आईपी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके प्रैक्टिकल यूज की। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिन पर्पस इन लोगों का है क्या? ठीक है, ओएसआई मॉडल मेनली लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट से यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी दोनों मॉडल्स को देख लिया है डिटेल में। ठीक है, अब हम लोगों के कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम कंपैरिजन में बात करते हैं लेयर्स की। तो लेयर्स क्या होता है? लेयर्स ओएसआई के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, टीसीपीआई के अंदर 4 लेयर्स होती हैं या 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेशन लेयर की। ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर अलग होती है। ठीक है, जो सेशन को स्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करती है, लेकिन टीसीपी/आईपी के अंदर कोई भी सेपरेट सेशन लेयर नहीं होती है। इसका पूरा फंक्शन एप्लीकेशन लेयर ही हैंडल करती है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? ओएसआई मॉडल के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को फॉर्मेट करती है, डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का वर्क करती है, जबकि टीसीपी/आईपी मॉडल क्या करता है? ये सारे फंक्शन भी एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, इन प्रेजेंटेशन लेयर के। अब ओरिजिन और पर्पस, इसका किसने ओरिजिन किया था? ओएसआई मॉडल का आईएसओ ने। और एक मिनट, हाँ, और टीसीपी आईपी का किसने ओरिजिन किया था? डीएआरपी ने। ठीक है, अब लेयर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ओएसआई मॉडल के अंदर जो लेयर्स है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। ठीक है, अब टीसीपी आईपी में जो क्या होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, मतलब एक लेयर अगर काम नहीं कर पाएगी, दूसरी लेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक ही लेयर के अंदर सब है, जैसे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, लेयर इंडिपेंडेंस नहीं है टीसीपी/आईपी के अंदर। नेक्स्ट होता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ओएसआई मॉडल में किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ये सिर्फ नेटवर्किंग का फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल में। टीसीपी/आईपी मॉडल में प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया है, जैसे टीसीपी, यूडीपी, आईपी, एचटीटीपी, डीएससीपी, डीएनएस, ऐसे। ठीक है, अब इनके यूजेस क्या हो जाते हैं? ओएसआई मॉडल को मेनली लर्निंग, टीचिंग और नेटवर्क डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, जबकि टीसीपी/आईपी मॉडल जो होता है रियल वर्ल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक है, मतलब हम अभी जो यूज कर रहे हैं दैट इज टीसीपी/आईपी। अब डेवलपमेंट टाइम की बात करते हैं, तो ओएसआई मॉडल बाद में स्टैंडर्डाइजेशन के पर्पस से डेवलप हुआ था। ठीक है, जबकि टीसीपी/आईपी मॉडल जो था वो डेवलप हुआ था और अर्पानेट से लेकर आज के इंटरनेट तक इसी का यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले से लेकर अब तक इसी को ही यूज कर रहे हैं हम, टीसीपी/आईपी को। ठीक है, देखो, अब जब हमने टीसीपी/आईपी मॉडल समझ आ गया, तो हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आएगा टीसीपी यूडीपी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखो, अब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज के डिफरेंसेस की। मेनली डिफरेंसेस ही आता है। कनेक्शन सेटअप की बात करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में डेटा सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, जबकि कनेक्शन लेस सर्विस में कोई कनेक्शन स्टेब्लिश किया ही नहीं जाता। ठीक है, डायरेक्टली डेटा को सेंड किया जाता है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में सर्विस रिलायबल होती है, ये इंश्योर करती है कि डेटा सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लेकिन कनेक्शन लेस सर्विसेज में रिलायबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होती है कि पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, डेटा सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, 1 2 3 4 सीक्वेंसिंग होती है, तो उसी फॉर्मेट में, उसी सीक्वेंस में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा,
ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड में डेटा सीक्वेंसिंग में पहुंचता है, कनेक्शन लेस में नहीं पहुंचता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरहेड की। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में कनेक्शन स्टैब्लिश और मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए ओवरहेड ज्यादा होता है। जबकि कनेक्शन लेस में कनेक्शन मेंटेन नहीं होता, इसलिए ओवरहेड इसका कम होता है। क्लियर हो गया। स्पीड की बात करते हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड में कंपैरेटिवली स्लो होती है, क्योंकि पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जाएगा तो टाइम लगता है। जबकि कनेक्शन लेस में फास्ट होती है, क्योंकि कोई कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं करना है, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्स यूसेज की बात करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड में सर्विस ज्यादा रिसोर्सेज यूज करती है, जैसे मेमोरी और एक्नॉलेजमेंट, जबकि कनेक्शन लेस सर्विसेज में कम रिसोर्सेज यूज करते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का यूज जो है वहां होता है जहां एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे फाइल ट्रांसफर, ईमेल और वेब ब्राउजिंग। जबकि कनेक्शन लेस सर्विसेज का यूज लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग, डीएनएस जैसे एप्लीकेशन में यूज होता है, जहां स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोकॉल, जैसे कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका टीसीपी, और कनेक्शन लेस का बेस्ट एग्जांपल होता है आपका यूडीपी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन टू टीसीपी तो वो तो अपन ने बात कर ही ली है। ठीक है। अब हमारा बेसिक जो टॉपिक्स थे, वो कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट डिजाइन या ब्लूप्रिंट। ठीक है। यानी नेटवर्क कैसे डिजाइन होगा, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस होंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, ये सब किसमें आता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन तो ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क का स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है। ठीक है। ये बताता है कि नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनका रोल क्या है, और वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वही लिखा हुआ है। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो होस्ट होता है, एंड डिवाइसेस। ठीक है। होस्ट यानी एंड डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जो नेटवर्क को यूज करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम वो पाथ होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। ठीक है। वाइड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं तो जैसे स्विच, राउटर, हब। ठीक है। ये डेटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है। ये डिसाइड करते हैं कि डेटा किस फॉर्मेट में और किस सीक्वेंस में ट्रांसफर होगा। क्लियर। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज का मतलब होता है नेटवर्क के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल और फाइल ट्रांसफर। ठीक है। अब उसके बाद कर लेते हैं हम लेयर आर्किटेक्चर की। लेयर आर्किटेक्चर में अप्रोच फॉलो कैसे करती है, मतलब क्या अप्रोच होती है, इसमें हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐसा जाएगा, सॉरी। ठीक है। हाँ, एक मिनट। ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है। हाँ, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, यूजर को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है, रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है। ठीक है। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होता है, राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग का वर्क करती है। ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन और एरर डिटेक्शन करती है। ठीक है। फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, रॉ बिट्स को ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू सेंड करती है। ये सारी लेयर्स मिलकर डेटा कम्युनिकेशन को इजी और एफिशिएंट बनाती हैं। क्लियर हो गया। देखो, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, यहाँ डायग्राम अगर अपन देखें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो होस्ट एक स्विच और राउटर के थ्रू नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है। जब एक होस्ट सेंड करता है जब एक होस्ट डेटा को सेंड करता है तो स्विच और राउटर उस डेटा को प्रोसेस करके डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब अब हम देखो, अब हमें नेटवर्क आर्किटेक्चर समझ आ गई। अब अगले टॉपिक में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को और डिटेल में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो है दैट इज सर्विस प्रिमिटिव। ठीक है। सर्विस प्रिमिटिव क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सर्विस प्रिमिटिव वो बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनके थ्रू एक लेयर अपनी अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी जब दो लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हीं ऑपरेशन को हम सर्विस प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव में जैसे आ जाता है कनेक्ट। ठीक है। जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका काम होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे किसी को फोन कॉल करने से पहले हम कॉल कनेक्ट होती है, मतलब आप कॉल कर रहे हो तो सबसे पहले कॉल कनेक्ट होगी, उसके बाद ही तो आप
बात कर पाओगे। नेक्स्ट होता है सेंड। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद सेंडर डेटा सेंड करता है। ये प्रिमिटिव सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करता है कि डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, अब थर्ड होता है हमारा रिसीव। उसके बाद आता है रिसीव। ठीक है, इसका काम इनकमिंग डेटा को रिसीव करके यूजर तक पहुंचने का काम किसका होता है? रिसीव का होता है। नेक्स्ट डिस्कनेक्ट एंड आस्किंग। डिस्कनेक्ट के अंदर क्या होता है? जब डिस्कनेक्ट आस्किंग क्या होता है? जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब डिस्कनेक्ट प्रिमिटिव यूज होता है। ये सेंडर और रिसीवर के बीच का कनेक्शन टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, देखो लास्ट प्रिमिटिव है हमारा आस्किंग। इसके यूज कनेक्शन की स्टेटस से ये किसी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के बीच चेक करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, यानी कनेक्शन एक्टिव है या नहीं, या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आस्किंग प्रिमिटिव यूज होता है। क्लियर? ठीक है, देखो अब हमें सर्विसेज प्रिमिटिव भी क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मॉडल्स। देखो नेटवर्क मॉडल्स को अगर हम सिंपल वे में समझें तो नेटवर्क मॉडल्स बताता है कि नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर या डिवाइसेस आसपास में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे और रिसोर्सेज को किस तरह शेयर करेंगे। ठीक है, मेनली ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर, तीसरा होता है प्राइमरी सेकेंडरी। पीयर टू पीयर की अगर हम बात करते हैं, देखो इसका डायग्राम आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशंस लिख दिए हैं, जैसे कि अगर आप मेरे नोट्स लेते हैं और पढ़ते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आप इतना पढ़ लेंगे कि आपको सफिशिएंट हो जाएगा आपके पास कंटेंट। ठीक है, अगर आप कोई पहली बार भी पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है। जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है तो उसके लिए तो फिर है ही। ठीक है, तो देखो पीयर टू पीयर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले होता है पीयर टू पीयर मॉडल, जिसमें जिसको पी टू पी, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P2P, P2P भी कहा जाता है। यानी हर कंप्यूटर जरूरत पड़ने पर क्लाइंट भी बन सकता है और सर्वर भी, कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता। ठीक है, अब इसका प्रॉस क्या हो जाता है, मतलब एडवांटेजेस? सेटअप करना इजी होता है, कॉस्ट कम होती है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए सूटेबल होता है। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी कम होती है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं होता और लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? इस मॉडल में एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। सर्वर रिसोर्सेज और सर्विस प्रोवाइड करता है और बाकी कंप्यूटर्स क्लाइंट कहलाते हैं। ठीक है, सारे क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हैं और सर्वर उन्हें रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस अगर हम समझे तो ऑब्वियसली पीयर टू पीयर से इसकी सिक्योरिटी बेटर होगी, डेटा सेंट्रली मैनेज होगा, बैकअप और मेंटेनेंस भी इजी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है इसकी? कॉस्ट ज्यादा होती है, डेडिकेटेड सर्वर की रिक्वायरमेंट भी होती है इसके अंदर। अगर सर्वर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझें, जैसे बैंकिंग सिस्टम में कॉलेज ईआरपी पोर्टल या जीमेल अगर क्रैश हो जाती है तो हमें पूरा फिर से करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मॉडल की। प्राइमरी सेकेंडरी मॉडल क्या होता है? इसमें पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी सिस्टम उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ पे प्रॉस समझ लेते हैं, एडवांटेजेस। सेंट्रलाइज होता है, सिक्योरिटी प्रॉपर होती है, मैनेजमेंट इजी होता है, रिलायबल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके? प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट होता है। ठीक है, ये प्राइमरी सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडेंसी है इसके अंदर। ठीक है, देखो अब अपन को क्या हो गया, डिफरेंट नेटवर्क मॉडल समझ आ गए। इनके एक बार फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं, इन तीनों के बीच के डिफरेंस क्या है। ठीक है, पीयर टू पीयर मॉडल में सभी कंप्यूटर्स इक्वल्स होते हैं। ठीक है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, हर नोड क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी। सिक्योरिटी कंपैरेटिवली लो होती है, कॉस्ट कम होती है और ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करें तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। सर्वर सभी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी हाई होती है, मैनेजमेंट इजी होती है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट, ठीक है, पीयर टू पीयर से ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीजें कंपेयर करके लिख दी हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली इनको पढ़ती जा रही हूँ, मतलब एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी मॉडल क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी मॉडल के अंदर पूरा सिस्टम, एक प्राइमरी सिस्टम पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है, बाकी सेकेंडरी सिस्टम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसमें भी सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है और मैनेजमेंट भी इजी होता है, लेकिन अगर प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट होता है। ठीक है, अब हमने क्या समझ लिया ट्रांजिशन? थोड़ा सा अगर अपन देखें, मतलब एक दूसरे को लिंक करें, नेटवर्क मॉडल्स भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि हमारा है ट्रांसमिशन मीडिया।
ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है वो पाथ या मीडियम जिसके थ्रू डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रेवल करता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में समझे, जैसे हम रोड के थ्रू एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, वैसे ही डेटा भी किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। इसी मीडियम को हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो गाइडेड मीडिया जो कि वायर्ड होता है। ठीक है, वायर्ड मीडिया मतलब वायर्ड मीडिया कहा जाता है। इसमें डेटा फिजिकल केबल के थ्रू ट्रेवल ट्रेवल करता है। ये ज्यादा सिक्योर होता है और स्पीड भी अच्छी होती है। इसके भी टाइप्स क्या क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। 2 मिनट फटाफट से देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ये सबसे कॉमन केबल होती है, टेलीफोन लाइंस और लेन में यूज होती है। कोएक्सियल केबल, इसमें इंसुलेशन और शील्डिंग होती है, इसलिए सिग्नल लॉस कम होता है। केबल टीवी में इसका यूज होता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? ये लाइट सिग्नल के थ्रू डेटा ट्रांसफर करती है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अनगाइडेड मीडिया जो होता है वो वायरलेस होता है। ठीक है, मतलब वायरलेस को कहा जाता है। इसमें कोई फिजिकल केबल नहीं होती। ठीक है, डेटा एयर के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से ट्रांसफर होता है। टाइप्स की बात करें तो रेडियो वेव्स होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टीवी और मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है। माइक्रोवेव्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, जैसे टीवी रिमोट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस दे दिए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसमिशन मोड में मैंने बता दिया हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, जो कि अपन देख चुके हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है? दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पर डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन कॉल। ठीक है, अब ट्रांसमिशन मीडिया भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कह रही हूँ, टोपोलॉजी। ठीक है, देखो नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क में डिवाइसेस किस तरह कनेक्ट की गई हैं और डेटा उनके बीच किस पाथ से ट्रेवल करता है। सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझे, जैसे किसी सिटी का रोड मैप होता है, वैसे ही नेटवर्क का लेआउट टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे किसी सिटी का रोड मैप होता है। मैंने एग्जाम्पल 2 बार बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ना, वो 6 टाइप्स की होती है। पहला होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? सभी कंप्यूटर्स को सभी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक केबल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे जैसे बैकबोन केबल कहते हैं। यहाँ देख लो, ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं नेट, ये एक लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होता है इसका? इसका एडवांटेजेस होता है कॉस्ट कम होती है, इंस्टॉल करना इजी होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, अगर बैकबोन केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। ठीक है, वो देखने से ही लग रहा है आप लोगों को। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेज क्या होता है? सबसे इजी टू मैनेज होता है, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो बाकी कंप्यूटर मतलब बाकी कंप्यूटर नेटवर्क चलता रहता है। डिसएडवांटेजेस, अगर हब या स्विच फेल हो गया, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक सर्कल या रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होता है। डेटा एक डायरेक्शन या दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर रिंग एक जगह से ब्रेक हो जाए तो कम्युनिकेशन टूट जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट होता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा? हर डिवाइसेस दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ठीक है, बहुत रिलायबल होता है, अगर एक कनेक्शन फेल हो जाए तो दूसरा डेटा दूसरा दूसरे पाथ से डेटा चला जाता है। ठीक है, यही डिसएडवांटेज होता है इसका, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं तो ट्री टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है और इजिली एक्सपेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या उससे ज्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। ये फ्लेक्सिबल होती है, लार्ज इंटरप्राइजेस में यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी चीजें लिख दी हैं तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगी। जैसे क्विक रिवीजन देख लो एक बार, तो बस होता है वन बैकबोन केबल, स्टार वन सेंट्रल हब स्विच, रिंग सर्कल कनेक्शन, मैश एवरीवन कनेक्टेड टू एवरीवन, ट्री हो गया ब्रांड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड हो गया कनेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है,
देखो, यहाँ तक आपका पूरे यूनिट वन के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो गए। वो नेक्स्ट चलते हैं हमारी डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था ओएसआई टीसीपी आईपी में कि हम फ्लो कंट्रोल को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, तो वही है। ठीक है, अगर अपन फ्लो कंट्रोल का मेन पर्पस देखें तो सेंडर और रिसीवर की स्पीड को बैलेंस करने का काम किसका होता है? फ्लो कंट्रोल का होता है। ठीक है, रिसीवर साइड का जो है ओवरलोड कम कर सके। सिंपल एग्जांपल में समझे, मान लीजिए एक टीचर बहुत फास्ट डिक्टेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आपकी जो वीडियो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट्स इतनी स्पीड से लिख नहीं पा रहा। अगर टीचर कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे और स्टूडेंट्स मिस कर देंगे, इसलिए टीचर थोड़ा वेट करते करते बोलेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, जिससे क्या होगा, उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और वो नोट्स भी बना पाएंगे। क्लियर है? नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी वॉइस बहुत ज्यादा तेज लग रही है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो आप मेरी जो है स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल का ही एग्जांपल है। देखो, फ्लो कंट्रोल वर्क कैसे करता है, यहाँ पे उसका वर्किंग डायग्राम भी है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सेंडर डेटा सेंड करेगा। ठीक है, रिसीवर चेक करता है कि वो डेटा रिसीव कर सकता है या नहीं। ठीक, कौन चेक करेगा? सेंडर। ठीक है, अगर रिसीवर रेडी है तो सेंडर क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया। अगर रिसीवर रेडी है डेटा को रिसीव करने के लिए, तो रिसीवर क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर को। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिलते ही सेंडर क्या करता है? अपना दूसरा डेटा भेजता है, मतलब उसने पहले एक डेटा भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया। ठीक है, सेंडर के पास, तो सेंडर दूसरा डेटा भेजेगा रिसीवर को। क्लियर हो गया? अब फ्लो कंट्रोल की नीड क्यों पड़ती है? रिसीवर को ओवरलोड से बचाने के लिए, डेटा लॉस रिड्यूस करता है, तीसरा रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो, फ्लो कंट्रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उसके यानी उसके कुछ टेक्निक्स की। जैसे फेमस टेक्निक आती है दैट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, हम बात नेक्स्ट हमारा वही है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है वो फ्लो कंट्रोल की एक टेक्निक होती है, जो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से पहले भी मल्टीपल फ्रेम्स सेंड करने की परमिशन देती है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए विंडो साइज 4 है, इसका मतलब सेंडर एक साथ 4 फ्रेम भेज सकता है, 4 फ्रेम भेज सकता है, बिना हर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट वेट किए। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है उसने 4 फ्रेम भेजी है और एक्नॉलेजमेंट का वो वेट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, रिसीवर ने क्या करा? एक्नॉलेजमेंट भेजा, विंडो आगे स्लाइड हो जाती है और सेंडर नेक्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट कर देता है। इसी प्रोसेस को स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब इसकी फटाफट से वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग क्या होती है? सेंडर मल्टीपल फ्रेम सेंड करता है, उसने मल्टीपल फ्रेम सेंड कर दिए। ठीक है, रिसीवर क्या करता है? रिसीवर उन फ्रेम्स को रिसीव करता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर क्या करता है? सेंडर को क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट भेजता है। क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद जैसे ही सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ठीक है, वो विंडोज को मूव कर देता है आगे और नए फ्रेम्स सेंड करता है। ठीक है, अब फटाफट से क्रॉस देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सेंडर को बार बार वेट नहीं करना पड़ता, नेटवर्क बैंडविड्थ को बेटर यूटिलाइजेशन होता है, कम्युनिकेशन फास्ट भी होती है, एफिशिएंट भी होती है, डेटा लॉस और अननेसेसरी डिले भी कम होता है। ठीक है, जैसे नेटवर्क ट्रांसमिशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, ये सब भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ठीक है, देखो मैं हर एक स्लाइड का ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, स्लाइड में लिख भी दिया है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद डेटा लिंक लेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज एरर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर कंट्रोल की। एरर कंट्रोल क्या होता है? देखो, फ्लो कंट्रोल के अंदर एक बार फ्लो कंट्रोल समझ लो। फ्लो कंट्रोल सेंडर और रिसीवर की स्पीड को मैनेज करता है, जबकि एरर कंट्रोल का काम होता है ट्रांसमिशन को दोबारा, ट्रांसमिशन के दौरान जो भी एरर्स आने वाली होती है उनको डिटेक्ट करता है और उनको क्या करता है? करेक्ट भी करता है। ठीक है, अगर देखो सिंपल उसमें समझो, सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर हेलो भेजा। क्या बोला मैंने? कि आप मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर हेलो भेजा, लेकिन रिसीवर को क्या रिसीव हुआ? जैसे यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूं, जैसे आपने क्या भेजा, हेलो भेजा। ठीक है, आपने सेंडर है, आपने रिसीवर को हेलो भेजा, लेकिन वो क्या रिसीव हुआ? रिसीवर को रिसीव हुआ HELXO, हेल्प्सो। ठीक है, ये रिसीव हुआ। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन के दौरान कुछ एरर्स आ गए।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एल की जगह एक्स हो गया। ठीक है, इसी एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम एरर कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, एरर कंट्रोल दो पार्ट्स में होता है, एक होता है एरर डिटेक्शन, दूसरा होता है एरर करेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन का मतलब होता है सिर्फ ये पता लगाना कि डेटा में एरर आया है या नहीं। इसके लिए कॉमन यूज होने वाली टेक्निक्स होती है, पहला होता है पैरिटी चेक, ठीक है, दूसरा होता है चेकसम, तीसरा होता है सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यहाँ पे 0 था। ठीक है, सेंडर ने क्या भेजा था, 10110110 भेजा था। ठीक है, लेकिन रिसीव होते होते 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एरर हुई। ठीक है, अब वहीं पे नेक्स्ट हम उसकी बात कर लेते हैं, एरर करेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एरर करेक्शन के अंदर क्या हुआ, एरर करेक्शन का मतलब होता है एरर को आइडेंटिफाई भी कर लिया और उस आइडेंटिफाई करा साथ साथ उसको करेक्ट भी कर देना। किसका काम होगा, एरर करेक्शन का काम होगा, नाम से ही पता चल रहा है एरर करेक्शन। ठीक है, इसके भी दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है फॉरवर्ड एरर कनेक्शन, दूसरा होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हमें एरर कंट्रोल की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, एक और होता है एरर कनेक्शन के अंदर, दैट इज हेमिंग कोड, जिसको भी हम अपन आगे देख लेंगे। पूरे हेमिंग कोड की स्लाइड है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, एरर कंट्रोल की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि डेटा एक्यूरेसी मेंटेन होती है, रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर होता है, करेक्टेड डेटा रिसीवर तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, डेटा लॉस और ट्रांसमिशन एरर भी रिड्यूस करता है। क्लियर हो गया। अब एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का कॉन्सेप्ट भी अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं एरर करेक्शन की ही एक मेथड की ओर, ठीक है, टेक्निक की ओर, दैट इज हेमिंग कोड। ठीक है, ठीक है, देखो हेमिंग कोड क्या होता है, एक फॉरवर्ड एरर कनेक्शन टेक्निक होती है। ठीक है, इसका यूज ट्रांसमिशन के दौरान आने वाली सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए होता है और उसको करेक्ट करने के लिए। मतलब हेमिंग कोड में अगर सिंगल बिट एरर है, ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ पे सिंगल बिट एरर थी, 0 का यहाँ पे 1 हो गया, मतलब सिंगल बिट एरर थी। तो उसको क्या करेगा हेमिंग कोड, उसको यहाँ पे जो 0 से 1 हुआ था उस 1 को ऑलरेडी क्या कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा। क्या कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब वापस उसी पे चलते हैं स्लाइड पे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए सेंडर ने डेटा भेजा 1011, जैसे यहाँ पे देखा हुआ है 1011 डेटा भेजा उसने। ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान अगर सिर्फ एक बिट चेंज हो गया, ठीक है, एक बिट अगर चेंज हो जाए, यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, हेमिंग कोड उस एरर को डिटेक्ट कर लेगा और उसको करेक्ट भी कर देगा। ठीक है, सेंडर से दोबारा डेटा मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रिट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हेमिंग कोड वर्क कैसे करता है वो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, हेमिंग कोड वर्क कैसे करता है, ओरिजिनल डेटा में कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड की जा सकती है, मतलब ऐड की जाती है। ठीक है, जिन्हें हम पैरिटी बिट्स कहते हैं। ठीक है, ये पैरिटी बिट्स डेटा को चेक करती रहती है। अगर ट्रांसमिशन के दौरान सिंगल बिट एरर आ जाए तो रिसीवर पैरिटी बिट्स की हेल्प से एरर की एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई कर लेता है, उस बिट को करेक्ट करके ओरिजिनल डेटा रिकवर कर लिया जाता है और रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो गए, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है, दूसरा सिंगल बिट एरर को करेक्ट भी करता है, रिट्रांसमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। देखो लिमिटेशन क्या होता है, हेमिंग कोड मेनली सिंगल बिट एरर के लिए ही यूज होता है। अगर मल्टीपल बिट एरर आ जाए तो ये एफिशिएंटली करेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे वो भी दिए हुए हैं, फीचर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो हेमिंग कोड के बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिट्रांसमिशन मेथड। ठीक है, जो भी एरर कंट्रोल के अंदर आती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगर हम बात कर लेते हैं रिट्रांसमिशन एआरक्यू की। ठीक है, तो एआरक्यू में अगर रिसीवर को कोई फ्रेम एरर के साथ मिलता है या फ्रेम रिसीव नहीं हो पाता तो रिसीवर सेंडर को बोलता है कि प्लीज फ्रेम दोबारा भेजो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिट्रांसमिशन या एआरक्यू कहते हैं। ठीक है, मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू, गो बैक एंड एआरक्यू एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और डायग्राम भी बने हुए हैं। ठीक है, सब फटाफट से देख लेते हैं। स्टॉप एंड वेट एआरक्यू क्या होता है, इसमें सेंडर एक ही फ्रेम सेंड करता है और उसका
उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा, अगर नहीं मिला तो फ्रेम करप्ट हो गया, वही क्या करेगा, वही सेम फ्रेम को दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे देखो दिखाया है फ्रेम वन भेजा, एक्नॉलेजमेंट आया, अगर फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो वो फ्रेम वन को ही क्या करता है, रिट्रांसमिट करता। ठीक है, गो बैक एन में क्या होता है, इसमें सेंडर मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ सेंड कर सकता है। यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम सेंड किए हुए हैं। अगर किसी एक फ्रेम में एरर आ जाए, मान लो फ्रेम थ्री में, तो सेंडर फ्रेम थ्री से लेकर के उसके बाद के सारे फ्रेम्स को दोबारा सेंड करता है। मान के चलो फ्रेम वन में एरर आ गई, ठीक है, तो फ्रेम वन के बाद जितने भी फ्रेम्स आए हुए हैं फ्रेम 14 तक दोबारा रीसेंड करेगा, वो रिट्रांसमिट करेगा। सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू क्या होता है, ये सबसे एफिशिएंट टेक्निक होती है। इसमें अगर सिर्फ फ्रेम थ्री में एरर आई है तो सिर्फ फ्रेम थ्री ही दोबारा रिट्रांसमिट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फ्रेम्स हैं वो करेक्टली रिसीव हो गए हैं, उन्हें रीसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती सिलेक्टिव रिपीट के अंदर। इससे क्या होती है, बैंडविड्थ भी सेव होती है और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। ठीक है, देखो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन। देखो फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन एक मैथमेटिकल मॉडल है जो किसी सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर नेटवर्क में इसका यूज प्रोटोकॉल के वर्किंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो फाइनाइट स्टेट मशीन बताता है कि करंट स्टेट क्या है, इनपुट मिलने पर सिस्टम किस स्टेट्स में मूव करेगा और आउटपुट क्या होगा। ठीक है, जैसे ये आपको स्लाइड में दिख रहा है। ठीक है, डेफिनेशन, देन यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये जो है ये इसके कंपोनेंट्स ही हैं। क्यू समेशन, क्यू नॉट, एफ डेल। ठीक है, ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला हो गया स्टेट, सिस्टम की करंट कंडीशन बताता है। इनपुट जो सिग्नल या इवेंट रिसीव होता है। ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव होना। ठीक है, आउटपुट, स्टेट चेंज होने के बाद क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ डायग्राम पे समझे, डायग्राम में जो सर्कल्स हैं वो डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और एरो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने टीओसी पढ़ के आया तो ऑलरेडी पता है। ठीक है, जब इनपुट रिसीव होता है तो सिस्टम एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में मूव होता है। ठीक है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल जब रेड से ग्रीन होता है, ठीक है, फिर ग्रीन से येलो होता है, फिर येलो से रेड होता है, मतलब हर कलर का एक स्टेट और एक टाइमर होता है। फिर कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है। ठीक है, अगर हम इसे कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जांपल से समझे, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल के कनेक्शन स्टेब्लिश और टर्मिनेट होने के बाद की प्रोसेस को जो अपन समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइनल स्टेट मशीन से करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइनाइट स्टेट मशीन हो गया आपका। देन नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रीनेट मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पेट्रीनेट मॉडल्स। पेट्रीनेट मॉडल्स क्या होता है, पेट्रीनेट नेट मॉडल्स जो होता है वो एक ग्राफिकल और मैथमेटिकल मॉडल होता है जो किसी सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं हो, तब पेट्रीनेट मॉडल उनके फ्लो और सिंक्रोनाइजेशन को इजीली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इनके कंपोनेंट्स देख लें, तो कंपोनेंट्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्लेस, ट्रांजिशन, टोकन। प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है, यहाँ से रिप्रेजेंट किया है। ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल बार से, यहाँ पे देखो। ठीक है, और जो ब्लैक डॉट है इसको जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं टोकन से। ठीक है, अब देखो ब्लैक डॉट है वो बताता है टोकन, करेक्ट करंट स्टेट या रिसोर्स क्या होता है। ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी या इवेंट क्या है। प्लेस बताता है कि कौन सी स्टेट में है ठीक है, अब कौन सी स्टेट में है सिस्टम, क्या कंडीशन है उसकी, ये सब रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन डायग्राम को समझे तो डायग्राम में सर्कल जो है वो प्लेसेस है, P1 लिखा हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल से और ट्रांजिशन से T1 दिया है। एंड जो ब्लैक डॉट है वो टोकन्स है, दैट इज जो उसके अंदर ब्लैक डॉट्स दिए हैं ये क्या है आपके, टोकन्स है। ठीक है, ब्लैक डॉट दैट इज टोकन्स, T1। क्लियर हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर अपन समझें, जब प्रिंटर कमांड आती है तो टोकन वेटिंग से मूव होकर प्रिंटिंग में जाता है और प्रिंट कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, जब अपन प्रिंटिंग क्यू आती है और उस प्रिंटिंग क्यू को अगर अपन सपोज करें, जैसे मैंने प्रिंट कमांड दी तो टोकन टाइम में चला गया, वेटिंग में चला गया, मूव होकर के मैं कहाँ चला गया, प्रिंटिंग में चला गया। जब पूरी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो कौन सी स्टेट में चला जाता है, कंप्लीट स्टेट में चला जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम पेट्रीनेट मॉडल के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क में पेट्रीनेट का क्या यूज, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पेट्रीनेट का यूज प्रोटोकॉल को एनालिसिस करने में, कम्युनिकेशन सिस्टम और कॉन्करेंट प्रोसेसिंग को मॉडल करने के लिए
यूज होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं एफ एस एम और पेट्रीनेट को एक लाइन में डिफरेंस करूं, तो वो होता है फाइनाइट स्टेट मशीन सिक्वेंशियल सिस्टम के लिए बेस्ट होता है, जबकि पेट्रीनेट मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, नेक्स्ट अपन चलते हैं, एआरपी एआरपी प्रोटोकॉल पे। ठीक है, एआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है? एआरपी होता है, उसका फुल फॉर्म एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब तक हम कुछ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट देखते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम देखते आ रहे हैं एआरपी। ठीक है, जो कि हमने पहले आपको बताया था, मैंने आपको पहले बताया था जब अपन ओएसआई टीसीपी पे पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका काम होता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना या मैप करना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझो, अगर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता है लेकिन उसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो एआरपी उस मैक एड्रेस को फाइंड करता है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? डेटा लिंक लेयर पर कम्युनिकेशन मैक एड्रेस से होता है, ठीक है, जबकि नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस यूज करती है। ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, इसीलिए जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लोकल नेटवर्क में भेजना होता है, तो आईपी के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। उस मतलब इस काम के लिए हम एआरपी का यूज करते हैं। एआरपी की वर्किंग क्या होती है? एआरपी की यहाँ देखो साइड में मैंने वर्किंग लिखी हुई है। ठीक है, अगर तुम एआरपी की वर्किंग ध्यान से समझो, तो सेंडर के पास क्या होता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। ठीक है, सॉरी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है मैक एड्रेस में। ठीक है, सेंडर नेटवर्क में एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है, यहाँ पे देखो का एआरपी रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, हाईलाइटेड है। ठीक है, और फिर आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस किस डिवाइस का है ये पता करता है। ठीक है, जिस डिवाइस का वो आईपी होता है, वो एआरपी रिप्लाई भेजता है और अपना मैक एड्रेस बताता है। ठीक है, सेंडर उस मैक एड्रेस का क्या करता है? एआरपी कैश में सेव कर लेता है, ताकि बार बार रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े। ये होता है उसकी वर्किंग। थोड़ा सा अगर अपन रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, जैसे आपको किसी पर्सन का हाउस नंबर पता है, ठीक है, लेकिन उसका एग्जैक्ट घर का गेट नहीं पता। ठीक है, तो हाउस नंबर को आईपी एड्रेस समझो और गेट को मैक एड्रेस समझो। ये चीज समझ में आ गई? तो गेट तक पहुंचने के लिए हमें एआरपी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गई? अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया, जैसे एआरपी जो होते हैं ना, एआरपी मैसेजेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एआरपी रिक्वेस्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एआरपी रिप्लाई वो होता है आपका यूनिकास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं एआरपी। देखो यहाँ पे एआरपी का क्या बोलते हैं पैकेट फॉर्मेट भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा आर ए आर पी जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, नाम ही इसका रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, मतलब एआरपी का अपोजिट। ठीक है, अब आर ए आर पी क्या होता है? इसके अंदर मैक एड्रेस की हेल्प से आईपी एड्रेस को फाइंड किया जाता है। यानी अगर किसी डिवाइस को ना मैक एड्रेस पता है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आर ए आर पी उस डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब देखो उसकी वर्किंग अपन समझते हैं। इसकी अगर अपन वर्किंग समझे, तो सबसे पहले डिवाइस के पास क्या होता है? सिर्फ मैक एड्रेस होता है। फिर डिवाइस आर ए आर पी रिक्वेस्ट नेटवर्क में भेजता है। आर ए आर पी सर्वर उस मैक एड्रेस को चेक करता है अगेन। अगर सॉरी, अगर मैक एड्रेस मैच हो जाए, तो सर्वर उस डिवाइस को आईपी एड्रेस सेंड कर देता है। ये क्लियर हो गया? इसको भी थोड़ा सा अपन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक डिस्कलेस कंप्यूटर है, उसके पास हार्ड डिस्क नहीं है, पर स्टार्टअप के टाइम, ठीक है, उसके पास आईपी एड्रेस भी नहीं है। ठीक है, तो उसको मतलब खुद का आईपी एड्रेस भी नहीं पता, उसको सिर्फ अपना मैक एड्रेस पता है। ऐसे सिचुएशन में हम आर ए आर पी सर्वर का यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं? आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। वैसे तो मैं सच बताऊं, आर ए आर पी अब तो यूज होता नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया है डीएचसीपी से। ठीक है, बहुत कम यूज होता है ये। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, देखो, अब आर ए आर पी दोनों प्रोटोकॉल्स अपने क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इनके उसके बाद आते हैं इन लोगों के डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो नेक्स्ट स्लाइड आपने दोनों के डिफरेंस की, एआरपी और आर ए आर पी। ठीक है, एआरपी के अंदर क्या होता है? एआरपी के अंदर आईपी एड्रेस से आप मैक एड्रेस में कन्वर्ट करते हो। आर ए आर पी के अंदर आप मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? मैक एड्रेस से आप करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फाइंड करते हो, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस से करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस फाइंड करते हो। इनके रिक्वेस्ट टाइप क्या होते हैं? अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, दोनों के रिक्वेस्ट टाइप होते हैं ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। रिप्लाई करते हो, तो रिप्लाई टाइप इनका क्या होता है? यूनिकास्ट यूनिकास्ट। दोनों की लेयर सेम होती है, डेटा लिंक क्लियर है, डेटा लिंक क्लियर। ठीक है, अब बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा आता है दैट इज मैक सब लेयर। ठीक है, मैक सब लेयर के अंदर
मैक्स सब लेयर का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर जो रहता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आज हम मैक्स सब लेयर को समझते हैं, ठीक है। मैक्स सब लेयर का मेन वर्क क्या होता है, नेटवर्क मीडियम पर किस डिवाइस को डेटा सेंड करने की परमिशन मिलेगी ये डिसाइड करना। अगर एक ही नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ डेटा भेजने की कोशिश करें तो कोलिजन हो सकता है। तो मैक्स सब लेयर क्या करता है, इसी कोलिजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती है कि कोलिजन को कंट्रोल करना, ठीक है। इसमें एग्जांपल देने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट अपन यहाँ स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आता है आपका रैंडम एक्सेस कंट्रोल, जिसके अंदर होता है प्योर अलोहा, ठीक है। प्योर अलोहा क्या होता है, प्योर अलोहा के अंदर ये होता है, इसमें कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। चैनल फ्री है या बिजी ये चेक नहीं किया जाता। मतलब मान के चलो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में प्योर अलोहा यूज हो रहा है, डेटा आया डेटा आया प्योर अलोहा के पास, तो प्योर अलोहा ये भी नहीं देखेगा कि उस चैनल के अंदर ऑलरेडी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और जैसे ही उसके पास डेटा आएगा फट से वो ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोलिजन के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जो प्योर अलोहा होता है वो वायरलेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, वायरलेस के लिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो अब देखो इसकी फटाफट से वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग क्या होती है, स्टेशन जब चाहे डेटा सेंड कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अगर डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। अगर दो स्टेशन ने एक ही टाइम डेटा सेंड कर दिया तो कोलिजन हो जाता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो जो क्या बोलते हैं प्योर अलोवा है, ठीक है, जो स्टेशन है वो रैंडम टाइम वेट करता है, ठीक है, रैंडम टाइम वेट करता है, जिसको बैक ऑफ कहते हैं, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, फिर वो डेटा जो क्या करता है रिट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। प्योर अल्वा की यही खासियत है कि वो बोलता है अगर मेरा कॉलेशन हो भी जाए तो मैं क्या करूंगा, रिट्रांसमिट कर दूंगा डेटा को, ठीक है। उसको मतलब है रिसीवर तक पहुंचना चाहिए डेटा। क्लियर हो गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका एडवांटेजेस ये होता है कि बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि इसमें कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बताया अभी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, 18.4% होती है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल पूछा गया था, एआई जो पेपर आया था एआई 25 का, एआई 2025 में, उसमें थ्रूपुट और मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी गई थी, मैक्सिमम थ्रूपुट और मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें अगर डेटा रेट आता है तो सिर्फ आपको 18.4 इंटू आर करना है, दैट्स इट, आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल जाएगी और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं इनको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि मान लो ये न्यूमेरिकल आ गया तो डायरेक्ट वो थ्रूपुट निकालने बोलता है, डायरेक्ट थ्रूपुट, आपको सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने और आंसर लाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में से स्लॉटेड अलोहा की, ठीक है। स्लॉटेड अलोहा क्या होता है, स्लॉटेड अलोहा भी एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है ऑब्वियसली, ठीक है। इससे क्या होता है, ये प्योर अलोहा का एडवांस वर्जन है, रैंडम स्लॉटेड अलोहा, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें स्लॉटेड अलोहा में इक्वल साइज स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, टाइम को इक्वल साइज स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब स्टेशन सिर्फ स्लॉट की बिगनिंग में ही नहीं डेटा ट्रांसमिट करता, बल्कि उस मतलब एक रैंडम डेट मतलब रैंडम टाइम पर वेट भी करता है, ठीक है। जैसे मतलब मान लो एक डेटा ने ठीक है, एक चैनल है उसने अपनी बिगनिंग स्टार्ट करी जीरो पे, ठीक है, टाइम जीरो, तो वो किसी भी चैनल की बिगनिंग में ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। उससे पहले वो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, और मान लो उसका कोलिजन हो गया, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नहीं आया उसके पास, तो वो फिर रिट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, तो जब तक चैनल फिर से दूसरा मतलब स्लॉट नहीं मिल जाएगा उसको, तब तक वो क्या करेगा, रिट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ये स्लॉटेड अलोहा में होता है, ठीक है। इसकी वर्किंग देख लेते हैं, इसमें वर्किंग बहुत सिंपल होती है। टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, सेंडर नेक्स्ट स्लॉट का वेट करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेंडर क्या करता है, नेक्स्ट स्लॉट का वेट करता है। स्लॉट स्टार्ट होते ही डेटा ट्रांसमिट करता है। अगर एक ही स्लॉट में दो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोलिजन होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली कोलिजन होगा। कोलिजन होने पर रैंडम टाइम वेट करके नेक्स्ट स्लॉट में दोबारा ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन सिर्फ स्लॉट की बिगनिंग में होता है तो कोलिजन प्योर अलोहा के कंपैरिजन कम होता है, लेकिन कोलिजन अभी भी होता है, ठीक है, लेकिन प्योर अलोहा के मुकाबले इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। क्लियर है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सभी डिवाइसेस को सेम स्लॉट फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है इसकी 36.8%, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, 36.8%।
ठीक है। अब देखो, इसका भी थोड़ा एडवांस वर्जन आया, ठीक है, जो कि था आपका CSMA। ठीक है। CSMA जो था, देखो, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा जो है वो आपके वायरलेस पे काम करता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा CSMA है ये वायर्ड पे काम करता है। ठीक है। अब CSMA का जो फुल फॉर्म है वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसमें सेंड करने से पहले डिवाइस को चेक किया जाता है, मतलब चैनल को चेक किया जाता है बिजी है या वो आइडल है। ठीक है। अगर वो बिजी होता है तो वेट किया जाता है, आइडल है तो क्या किया जाता है, डेटा को सेंड किया जाता है। वर्किंग समझ लेते हैं सबसे जल्दी। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेशन चैनल को सेंस करता है। ठीक है। अगर चैनल आइडिया है तो डेटा ट्रांसमिट होगा, अगर बिजी है तो वेट करेगा। ठीक है। जैसे ही चैनल फ्री होगा तो ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। देखो, टू टाइप्स ऑफ CSMA होता है, एक CSMA परसिस्टेंट मेथड होती है, एक CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन होता है। सॉरी, यहाँ पे कोलिजन अवॉइडेंस भी है, वो लिखा हुआ है बाजू में। ठीक है। अब देखो, परसिस्टेंट मेथड क्या होती है, परसिस्टेंट मेथड तीन टाइप की होती है, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट क्या कहता है, वन परसेंट परसिस्टेंट ये कहता है, अगर चैनल आइडल है तो इमिडिएटली डेटा ट्रांसमिट कर देता है, अगर चैनल बिजी है तो कंटिन्यूअसली वेट करता है, जैसे ही चैनल फ्री होगा स्टेशन बिना डिले के डेटा सेंड कर देगा। ठीक है। मतलब वन परसिस्टेंट क्या होगा, अगर चैनल उसको बिजी मिलता है तो वो कंटिन्यूअसली उसको सेंस करता रहता है, जैसे ही उसको आइडल मिलेगा वो डेटा ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट ये कहता है, अगर चैनल बिजी है, अगर चैनल बिजी है तो मैं एक कंटिन्यूअसली वेट नहीं करूंगा, मैं एक रैंडम टाइम तक वेट करूंगा, जब मुझे चैनल फ्री मिल जाएगा, ठीक है, फिर मैं दोबारा चैनल चेक करके ट्रांसमिट कर दूंगा डेटा को। अगर चैनल आइडियल है तो ऑब्वियसली वो डेटा ट्रांसमिट तो कर ही देगा सबसे पहले। ठीक है। अब पी परसिस्टेंट की बात करते हैं। पी परसिस्टेंट जो होता है वो CSMA मेनली स्लॉटेड चैनल में यूज होता है। अगर चैनल आइडियल है तो स्टेशन पी प्रोबेबिलिटी के साथ डेटा ट्रांसमिट करता है, अगर वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी के साथ है, मतलब देखो, यहाँ समझो, अगर चैनल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चैनल की आइडल होने की प्रोबेबिलिटी है पी। ठीक है। आइडल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी। तो उसकी बिजी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसमें से माइनस कर दो, ये उसकी बिजी होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। तो वो नेक्स्ट स्लॉट का वेट करता है वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। अब इससे नेटवर्क की क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और कोलिजन भी कम होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों के टाइप्स की, CSMA और CSMA CD और CSMA CA की। ठीक है। अगर मैं बात करूँ CSMA CA, तो CSMA CA जो, सॉरी, CSMA CD की बात कर लेते हैं। CSMA CD जो होता है ना, वो ईथरनेट लैन में यूज होने वाला प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। जो CSMA CD है, कोलिजन डिटेक्शन, ये मेनली ईथरनेट में ही यूज होता है, या ईथरनेट कह लो इसको। इसकी वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले क्या करता है, चैनल को सेंस करता है। ठीक है। सबसे पहले स्टेशन चैनल को चेक करता है, अगर चैनल फ्री है तो डेटा ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है। कोलिजन डिटेक्शन में क्या होता है, ट्रांसमिशन के दौरान स्टेशन कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा स्टॉप ट्रांसमिशन। स्टॉप ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, अगर कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है तो स्टेशन इमीडिएटली ट्रांसमिशन स्टॉप कर देता है। ठीक है। उसके बाद होता है, फिर उसके बाद स्टेशन एक रैंडम टाइम वेट करता है। क्या बोला, एक रैंडम टाइम वेट करता है। इस वेटिंग टेक्निक को कहते हैं बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ठीक है। इसको अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है रिट्रांसमिशन, अगर कोलिजन हो जाता है, ठीक है, और वेट कंप्लीट होने के बाद क्या करता है, स्टेशन दोबारा चैनल को सेंस करता है, उसके बाद क्या कर देता है, डेटा को रिट्रांसमिट कर देता है। इससे क्या होता है, एडवांटेजेस सेम। इससे क्या होता है, कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है, नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, डेटा लॉस भी कम होता है, और ईथरनेट लैन में एफिशिएंट कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड होता है। ठीक है। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसकी, जो CSMA CD है ना, वो सिर्फ वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क में यूज होता है, वायरलेस नेटवर्क में इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां कोलिजन डिटेक्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस पे। ठीक है। कोलिजन अवॉइडेंस क्या कहता है, कोलिजन अवॉइडेंस ये कहता है कि कोलिजन होने ही मत दो, पहले ही उसको अवॉइड कर दो। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। देखो, इसकी वर्किंग अपन फटाफट समझ लेते हैं। सेंस चैनल को सेंस करता है, सबसे पहले डिवाइस चैनल को सेंस करता है, अगर चैनल बिजी है तो डिवाइस वेट करेगा, अगर चैनल फ्री है तो डिवाइस थोड़ा रैंडम टाइम वेट करता है, मतलब उसको फ्री होने के बाद भी वो 1-2 सेकंड या 10 सेकंड का वेट करता है, ताकि दो डिवाइसेस एक साथ ट्रांसमिट ना कर पाए। ठीक है। इससे क्या होगा, उसके बाद क्या करता है, कोलिजन अवॉइड
बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब कोलिजन ज्यादा नहीं होता है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। उसके बाद क्या होता है, डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एक एग्जांपल से समझो, सपोज क्लास में दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा मैम को। इसलिए दोनों टीचर के सिग्नल का वेट करते हैं। ठीक है, दोनों स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर के सिग्नल का वेट करते हैं। ठीक है, फिर टीचर उनको डिसाइड करता है कि तुम्हें बोलना है कि तुम्हें बोलना है, स्टूडेंट वन को बोलना है कि स्टूडेंट टू को बोलना है। बिल्कुल इसी तरह सीएसएमएस सीए पहले वेट करता है और फिर डेटा को ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है। क्लियर हो गया। सबसे मेन इसका एडवांटेज क्या होता है कि कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। वायरलेस नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, मतलब सीएसएमए जो सीए है ना, वो वायर्ड के साथ साथ वायरलेस नेटवर्क के लिए भी सूटेबल होता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस भी इसकी इंप्रूव होती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इसके शायद इन तीनों के डिफरेंस है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, वही प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताई, वनरेबल पीरियड जो होता है ना, प्योर अलोहा का 2T होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। वहीं स्लॉटेड अलोहा का बहुत ज्यादा कम हो जाता है, T हो जाता है। और सीएसएमए का तो होता ही नहीं, वो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, मतलब प्रोपगेशन डिले कितना होगा। प्रोपगेशन डिले होता है आपका, अगर सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने तक का टाइम जितना भी लग रहा है आपको, उसको प्रोपगेशन डिले कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है, दैट इज बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। ठीक है, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ होती है ना, वो एक एल्गोरिथम है जो कोलिजन होने के बाद सेंडर को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि दोबारा डेटा कब ट्रांसमिट करना है। क्लियर हुआ। इसका मेन पर्पस रिपीटेड कोलिजन को रिड्यूस करना और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी फटाफट से वर्किंग समझ लेते हैं, जो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाई है यहाँ पे आपको। ठीक है, स्टेप वन होता है सेंडर डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जो सेंडर होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है। अगर यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, तो सेंडर ट्रांसमिशन स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब सेंडर एक रैंडम टाइम वेट करता है। अगर दोबारा कोलिजन होता है तो फिर वेटिंग टाइम और बढ़ जाता है, मतलब मान लो 2 सेकंड पे कोलिजन हुआ तो फिर वो 4 सेकंड कर देगा उस वेटिंग टाइम को। ठीक है, फिर जब चैनल फ्री होगा तो सेंडर क्या करेगा, दोबारा डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज दो कंप्यूटर एक ही टाइम पर डेटा भेजते हैं और कोलिजन हो जाते हैं। अब दोनों कंप्यूटर सेम टाइम पर दोबारा सेंड करेंगे तो फिर कोलिजन के चांसेस होते हैं। इसीलिए बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ दोनों कंप्यूटर्स को अलग अलग रैंडम वेटिंग टाइम देता है। इससे नेक्स्ट ट्रांसमिशन में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेस हो जाती है। क्लियर हो गया। एडवांटेजेस क्या होता है, रिपीटेड कोलिजन को रिड्यूस करता है, नेटवर्क एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड इथरनेट कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मैक एड्रेसिंग। अब हम इसके बाद मैक एड्रेसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ईथरनेट जो हमने अभी देखा था। ठीक है, अब अपन देखते हैं मैक एड्रेसिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो मैक सब लेयर के बाद हम पढ़ते हैं मैक एड्रेसिंग। ये डेटा लिंक लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैक एड्रेस समझते हैं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म तो आपको पता ही चल चुका है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, एक यूनिट 48 बिट यानी 6 बाइट का फिजिकल एड्रेस होता है, जो मैन्युफैक्चर डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी को असाइन करता है। ठीक है, इसका यूज डेटा लिंक लेयर के अंदर लेयर 2 पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे शायद एग्जांपल भी दिया है, ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट भी दिया है कि किस फॉर्मेट में होता है ये। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं आपकी, ये जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं, जो फर्स्ट 24 बिट्स को ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, OUI ये मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करता है। जो ये लो लास्ट 24 बिट्स हैं, ये वाली लास्ट 24 बिट्स, ठीक है, ये डिवाइस के यूनिक नंबर होता है जो मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। ये क्लियर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, मैक एड्रेस कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, जैसे कि ये 48 बिट 6 बाइट का एड्रेस होता है, हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। हर डिवाइस का मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइप्स होते हैं मैक एड्रेसेस के। ठीक है, इसके 3 टाइप्स मैक एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है, पहला होता है आपका यूनिकास्ट मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट ब्रॉड एड्रेस। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर क्या होता है, यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन, मतलब एक सेंडर सिर्फ एक रिसीवर को डेटा भेजता है।
सेकंड होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल कम्युनिकेशन, मतलब एक सेंडर नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को डेटा भेजता है। ठीक है। उसके बाद होता है मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, वो वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। यहाँ डेटा सिर्फ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को डेटा भेज सकता है। ठीक है। अब मैक एड्रेस की जरूरत क्या होती है, देखो मैक एड्रेस की जरूरत होती है लैन में डेटा डिलीवरी के लिए होता है, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, स्विच फॉरवर्डिंग में हेल्प करता है, और मैक फिल्टरिंग के थ्रू सिक्योरिटी इंप्रूव भी की जाती है। ठीक है। इसका प्रॉस क्या होगा, ठीक है, हर डिवाइसेस को यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, डेटा सही डिवाइसेस तक पहुंचता है, मतलब करेक्ट डिवाइस तक पहुंचता है, लैन कम्युनिकेशन फास्ट होता है। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिर्फ राउटिंग के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे राउटिंग के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ लोकल नेटवर्क तक लिमिटेड होता है, मैक एड्रेस स्पूफ किया जाता है, मतलब मैक एड्रेस को स्पूफ किया जा सकता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब मैक एड्रेस क्लियर हो गया, चलिए अब अपन देखते हैं मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। वो देखने से पहले हम ईथरनेट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ईथरनेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है। आई ट्रिपल ई प्रोटोकॉल्स दी गए हैं, तो आप इन्हें अलग से पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ईथरनेट ज्यादा पूछा है उनमें से। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखो ईथरनेट क्या होता है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब इथरनेट कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। ये आई ट्रिपल 802.3 क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो इथरनेट कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। ये बताता है कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के मैक्स सब लेयर पर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा। ठीक है। ओवरव्यू, अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं, ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू के हिसाब से अगर अपन देखें, ठीक है, ये सीएसएमए सीडी का प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है। फिजिकल लेयर और मैक सब लेयर दोनों पर वर्क करता है, फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। की फीचर्स की बात करते हैं, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। नेटवर्क टाइप वायर्ड लेन, एक्सेस मेथड सीएसएमएसीडी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है इसकी, हाई होती है। ठीक है। ये सब देखो, एग्जाम में जाने से पहले आप ये पीपीटी पढ़ लोगे ना, तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ ये पीपीटी पढ़ के चले जाओगे और अपने मन से अपना कंटेंट बना के लिख दोगे, तो बहुत सफिशियंट हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स फ्रेम फॉर्मेट बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, प्रियम्बल होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स एड्रेस होता है, ठीक है, लेंथ होता है, डेटा होता है, और एफसीएस होता है, मतलब सीआरसी होता है। ठीक है। सीआरसी, सॉरी, एफसीएस होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस बोलते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद वर्किंग तो अपन देख ही चुके हैं सीएसएमए सीडी की, तो वो देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। एडवांटेजेस भी बता दिया, हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है, रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, एरर डिटेक्शन सपोर्ट होता है। लिमिटेशन क्या होता है, हैवी ट्रैफिक में परफॉर्मेंस कम हो सकती है, हाफ डुप्लेक्स मोड में कोलिजन हो सकता है, और सिर्फ वायर्ड ईथरनेट के लिए सूटेबल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं इन दोनों के डिफरेंस में, जो मैंने आपको बताया था मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के। ठीक है। दोनों एड्रेसेस जो रहते हैं ना, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस जो होता है ना, वर्किंग जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो इन लोगों की फुल फॉर्म ही होता है। ठीक है। फिर होता है लेयर, एक जो होता है वो डेटा लिंक लेयर में यूज होता है, मैक एड्रेस में, मैक एड्रेस, और आईपी एड्रेस जो यूज होता है वो नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। लेंथ, जो वो मैक एड्रेस की जो लेंथ है 48 बाइट, मतलब 48 बिट्स, मतलब 6 बाइट होती है। आईपी एड्रेस में 32 बिट्स में होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट्स का होता है। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट जो रहता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ये होता है इसका डेसिमल फॉर्मेट IPv4 का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्पस देख सकते हैं, लोकल नेटवर्क यानी लैन के अंदर डेटा डिलीवर करना इजी होता है। ठीक है। और डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच राउटिंग और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है कौन, आईपी एड्रेस। ये तो आप यहाँ पे अब देख ही सकते हैं, तो समझ में ही आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में असाइनमेंट की बात करें तो मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। ठीक है। आईपी एड्रेस में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या डीएचसीपी सर्वर असाइन कर देता है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरे हमारे यूनिट पे, दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका राउटिंग। राउटिंग क्या होती है वो देख लेते हैं, फटाफट से राउटिंग समझ लेते हैं। देखो राउटिंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि राउटिंग क्या होता है। राउटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें राउटर जो रहता है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पैकेट्स के लिए बेस्ट पाथ चूज करता है। बहुत सारे राउटिंग्स के टाइप्स होता है लीस्ट कॉस्ट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, बेलमैन फोर्ड राउटिंग, हायरार्किकल राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग, मल्टी क्लास राउटिंग। ये वही राउटिंग इंक्लूड करी है जो आपके पेपर में ऑलरेडी आए हुए हैं।
लीस्ट कास्ट राउटिंग कौन यूज करता है? वो यूज करता है आपका डाइकास्ट्रा, ठीक है। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज करता है आपका बेलमन फूड यूज करता है, यस। हाँ, लीस्ट कॉस्ट राउटिंग जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है वो आपका बेलमन फूड यूज करता है, ठीक, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीस्ट कॉस्ट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होता क्या है, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट राउटिंग क्या होता है? राउटर हमेशा वही पाथ चूज करता है जिसका टोटल कॉस्ट सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, जिसका अगर एक डेस्टिनेशन तक 3 अलग पाथ्स हैं तो उनकी कॉस्ट क्या है? पाथ ए की जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, अगर मैं पाथ ए की कॉस्ट की बात करूँ तो वो 12 है। पाथ बी की जो कॉस्ट आ रही है, यहाँ से अपन ऐसे जाओ तो उसकी कॉस्ट आ रही है आपकी 8, और पाथ सी की बात करूँ तो उसकी कॉस्ट आ रही है आपकी 15, ठीक है। पाथ सी की कॉस्ट कितनी आ रही है? 16। तो मैं कौन सा चूज करूंगी? जिसका पाथ सबसे ज्यादा कम होगा। तो किसका पाथ कम है आपका? अगर आप ए से जाओ, ए बी डी, ठीक है, तो 2 2 2 कितना हो गया आपका टोटल? 8। तो सबसे वाला कॉस्ट किसकी है? ए बी डी की सबसे कम कॉस्ट है, तो वही जो राउटर है वही पाथ चूज करेगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हर राउटर सिर्फ अपने नेबर राउटर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब जैसे थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं। राउटर अपनी राउटिंग टेबल नेबर्स को भेजता है, ठीक है। नेबर भी अपनी टेबल शेयर करता है। अगर बेटर राउट्स मिलते हैं तो राउटिंग टेबल अपडेट हो जाती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल जाते, ठीक है। जब शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाते हैं तो ये प्रोसेस रुक जाती है। एग्जाम्पल जैसे गूगल मैप ट्रैफिक देखकर शॉर्टेस्ट राउट सजेस्ट करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ए बी सी, यहाँ पे एक डायग्राम है, एक पाथ है फिर दूसरा पाथ, दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। जिसका भी कम होगा वो चूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइकास्ट्रा एंड बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम क्या होती है? ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज होती है। फीचर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एज वेट्स के लिए यूज होता है, फास्ट एल्गोरिथम होती है और लिंक स्टेट राउटिंग में यूज होती है। लिंक स्टेट राउट मैंने वही बताया था, लिंक स्टेट राउटिंग में हम डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम को यूज करते हैं। देखो, डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम तो आपको सॉल्व करना आता है क्योंकि आपने एडा में डेटा स्ट्रक्चर में यूज करके आए हो, ठीक है। और डिस्क्रीट में भी अगर नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं इनकी भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, बट अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि ये कैसे सॉल्व किया है। जिसको आता है वो एक बार देख लेना ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या होता है? बेलमैन फोर्ड भी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फाइंड करता है, बट बेलमैन फोर्ड में नेगेटिव एजेस को भी हैंडल कर लेता है, ठीक है। डायकास्टर सिर्फ पॉजिटिव एज को हैंडल कर पाता था, ठीक है, लेकिन बेलमैन फोर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एज वेट्स को हैंडल कर लेता है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में यूज होता है कौन? बेलमैन फोर्ड, ठीक है। डाइकास्ट्रा स्लो होता है, ठीक है, बेलमैन फोर्ड फास्ट होता है, ठीक है। कुछ अदर टाइप्स की राउटिंग भी होती है, ठीक है, जो कि अपन ने देखी थी, हेरारिकल राउटिंग, ब्रॉडकास्ट राउटिंग एंड देन मल्टीकास्ट राउटिंग। अगर अपन बात करते हैं हेरारिकल राउटिंग की, हेरारिकल राउटिंग क्या होती है? नेटवर्क को छोटे छोटे रीजन्स या एरियाज में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? ये नेटवर्क्स को छोटे छोटे रीजन्स या एरियाज में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है? लार्ज नेटवर्क को इजीली मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब नेटवर्क छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड हो गया तो लार्ज नेटवर्क इजीली हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अच्छे से किया हुआ है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद में इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? राइटिंग टेबल भी छोटी होती है, आप हर एक की राउटिंग टेबल बना सकते हो और उसको देख करके अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट होती है आपकी ब्रॉडकास्ट राउटिंग। ब्रॉडकास्ट राउटिंग क्या होती है? एक सेंडर डेटा सभी डिवाइसेस को डेटा भेज सकता है, मतलब एक सेंडर डेटा सभी डिवाइसेस को भेज सकता है। एग्जाम्पल एआरपी रिक्वेस्ट, ठीक है। थर्ड होती है मल्टीकास्ट राउटिंग। मल्टीकास्ट राउटिंग क्या होती है? सेंडर सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप को डेटा भेजता है। एग्जाम्पल जैसे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी जो डेटा भेजूंगी वो किसके थ्रू जाएगा? वो मल्टीकास्ट राउटिंग के थ्रू पास होकर के जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होती है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज IPv4 एंड IPv4 v6 के कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम देखें इन लोगों के कंपैरिजन, अगर अपन देखें इजी डिफरेंस, तो सबसे पहला यही होता है कि एक 32 बिट का होता है, एक 128 बिट का होती है इसके एड्रेस लिमिट। दूसरे क्या होता है? एक डेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है, एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। एक लेस एड्रेस होता है, एक इसके यूज एड्रेस होता है, ठीक है। IPv4 जो है वो ओल्डर जनरेशन है, IPv6 है वो न्यूअर जनरेशन है। अभी जो आगे की और जनरेशन आएगी उसमें पूरा IPv4 की जगह IPv6 का यूज किए, बट IPv6 थोड़ा सा ऑलरेडी पता है
कॉस्टली कॉस्टली है, इसलिए हम IPv4 को कहीं जगह अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। IPv4 के अंदर क्या होता है, लिमिटेड एड्रेस होते हैं। IPv6 के अंदर बहुत ज्यादा एड्रेसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मोबिलिटी सपोर्ट क्या होता है, IPv4 के अंदर लिमिटेड होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, IPv6 के अंदर बेटर सपोर्ट होता है मोबिलिटी का। ठीक है। और भी आप जैसे पढ़ेंगे ना, तो और भी चीजें हो जाएंगी, जैसे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, राउटर्स और होस्ट के थ्रू करा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये सिर्फ सोर्स होस्ट के थ्रू ही इस पे क्या किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। क्लियर है। और भी चीजें अपन देखेंगे आगे। देखो, इसके बाद IPv4 के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ एक IPv4 के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका क्लास फुल और एक होता है आपका क्लासलेस। तो ये वाला जो टाइप है, ये है आपका क्लासफुल। ये जो बताया है ये पूरा, ये आपका क्या है, क्लासफुल के बारे में बताया गया है। तो अपन फटाफट से क्लासफुल देख लेते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या होता है, आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, क्लास ए को, जो क्लास ए को किस लिए यूज किया जाता है, लार्ज नेटवर्क्स के लिए। क्लास बी को यूज किया जाता है मीडियम नेटवर्क्स के लिए। क्लास सी को यूज किया जाता है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। क्लास डी और ई, इसको यूज किया जाता है मल्टीकास्ट या एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको मल्टीकास्ट करना है तो क्लास डी या क्लास ई का क्या होगा, क्या होंगे, एड्रेसेस यूज होंगे। क्लियर हो गया। उसके इसकी रेंज दी गई है कि कौन कौन सी कहाँ तक रेंज होती है, 1 से 126, फिर 128 से 197, क्लास सी जो होता है 192 से 223। इसके भी डेरिवेशंस होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्लास वाइज डिटेल अगर देखें तो क्लास ए जो होती है, इसकी फर्स्ट बिट होती है 0, नेटवर्क आईडी 7 बिट्स की होती है, होस्ट आईडी 24 बिट्स की होती है। ये लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है। और ध्यान देना, जो क्लासफुल है इस पे आप कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, क्लासफुल आपके सिलेबस से, मतलब सिलेबस में तो है, पर जो रियल लाइफ में, जो अभी प्रैक्टिकल में अगर देखें क्या यूज हो रहा है, वो आपका क्लासलेस ही यूज हो रहा है। ठीक है, क्लासफुल को पूरा बंद कर दिया है, कोई भी यूज नहीं करता है। ठीक है, थोड़े दिनों बाद ये आपके सिलेबस से भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता है, तो क्या मतलब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज CIDR नोटेशन। वो होता है आपका क्लास लेस एड्रेसिंग। क्लास लेस एड्रेसिंग में क्या यूज होता है, CIDR नोटेशन यूज होता है। CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका पर्पस क्या होता है, आईपी एड्रेसेस को एफिशिएंटली एलोकेट करना। ठीक है। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एड्रेस वेस्टेज कम होता है, राउटिंग एफिशिएंटली होती है और फ्लेक्सिबल सबनेटिंग पॉसिबल हो जाती है। मतलब हम क्लासलेस के अंदर अपने मन से, ठीक है, नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं, हमें जितनी जरूरत हो, तो ऑलरेडी वेस्टेज तो कम ही होगी। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें बोला है। और यहाँ पे देखो, छोटी सी एक स्लाइड मैंने ऐड की है, दैट इज क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग के डिफरेंस, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम अब चलते हैं, दैट इज CIDR सबनेटिंग। ठीक है, देखो सबनेटिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, दूसरी होती है फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग। अगर मैं बात करते हैं, अगर एक बड़ा नेटवर्क, पहले समझ लेना सबनेटिंग क्या होती है। सबनेटिंग, एक अगर बड़ा नेटवर्क होता है ना, उसको छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना, उसको हम कहते हैं सबनेटिंग। मतलब बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सबनेटिंग। ठीक है। अब इसके भी दो टाइप्स हो गए, वेरिएबल लेंथ एंड फिक्स लेंथ। सबनेटिंग क्या देख सकते हो आप, हर सबनेट का साइज अलग अलग होता है, सबनेट का size अलग अलग होता है, अपने अकॉर्डिंग अपन उसको कर सकते हैं। फिक्स लेंथ सबनेटिंग में क्या होता है, फिक्स लेंथ सबनेटिंग में आपका जो सबनेट्स का साइज होता है ना, वो सेम होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं करता, फिक्स्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर अपन एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो रिड्यूसेस राउटिंग टेबल को रिड्यूस, मतलब बहुत सारे राउटिंग टेबल्स नहीं होती हैं, रिडक्शन हो जाता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है आईपी एड्रेसेस का, और एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, देखो बहुत सारे नेटवर्क, मतलब एक बड़ा नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क में कन्वर्ट होगा छोटे छोटे, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी। ठीक है। फिर हमें और क्या करना पड़ेगा, सबनेट कैलकुलेशन हमें बहुत ज्यादा केयरफुल करना पड़ेगा। ठीक है, मिस कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के VLSM और FLSM के प्रोस एंड कॉन्स जो आप खुद से देख सकते हैं।
है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ये भी आईपी एड्रेसेस के अंदर का ही टॉपिक है। ठीक है, देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन वो होता है जब पैकेट बड़ा होता है और नेटवर्क हैंडल नहीं कर पाता, तो उसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद होता है रीअसेंबली। रीअसेंबली क्या होता है, इसी का अपोजिट। डेस्टिनेशन पर सब फ्रेगमेंट्स को सिर्फ अ, देखो, डेस्टिनेशन पर सब फ्रेगमेंट्स को फिर से ओरिजिनल पैकेट में जोड़ दिया जाता है, मतलब ओरिजिनल पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं रीअसेंबली, मतलब रीअसेंबल कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ था, फ्रेगमेंटेशन क्यों यूज होती है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, रीअसेंबली, रीअसेंबली कैसे वर्क करती है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लेना, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो 3 साढ़े 3 घंटे की हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स दिए हैं, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंजेक्शन कंट्रोल की। नेटवर्क लेयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंजेक्शन कंट्रोल। ठीक है, कंजेक्शन कंट्रोल होता क्या है, जब नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो कंजेक्शन कंट्रोल यूज होता है। ठीक है, क्या कॉजेज होता है, ठीक है, हैवी ट्रैफिक, स्लो राउटर या लिमिटेड बैंडविड्थ होना। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिले हो जाता है, पैकेट लॉस हो जाता है और रिट्रांसमिशन भी नहीं हो पाता। ठीक है, अब अप्रोचेस क्या होता है, ठीक है, इसके सोल्यूशन अगर अपन देखें तो सोल्यूशन अप्रोचेस होता है, पहला होता है ओपन लूप, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए, क्लोज लूप फीडबैक के लिए, कंट्रोल लोड होता है, कंट्रोल लोड। प्रिवेंशन के अंदर आता है आपका लीकी बकेट, टोकन बकेट। ठीक है, क्लोज लूप और कंट्रोल लूप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा ओपन लूप प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अपन सबसे पहले ओपन कंट्रोल की बात कर लेते हैं, दैट इज, ठीक है, ओपन लूप मतलब ओपन कंट्रोल। ठीक है, उसको अपन ट्रैफिक शेपिंग भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक को नेटवर्क में एंटर होने से पहले कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कि यहाँ ट्रैफिक आने वाला है तो हम पहले इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी दो टेक्निक होती हैं, दैट इज पहली होती है आपकी लीकी बकेट, दूसरी होती है टोकन बकेट। तो अपन फट से उसी में कूद जाते हैं, क्योंकि देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ऑलरेडी पॉइंट्स में यहाँ लिखा हुआ है। वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि पहले ही उसको अपन हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही बात करते हैं कि लीकी बकेट क्या होता है। ठीक है, लीकी बकेट क्या होता है, लीकी बकेट, बकेट से पानी एक फिक्स स्पीड से बाहर निकलता है। ठीक है, लीकी बकेट क्या होता है, बकेट से पानी एक फिक्स्ड स्पीड से बाहर निकलता है। वैसे ही पैकेट्स भी फिक्स्ड रेट से नेटवर्क में भेजे जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीकी बकेट, जिससे क्या होता है, ट्रैफिक क्या हो, रिड्यूस हो। ठीक है, और ट्रैफिक होने ना पाए आगे जाके। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या होता है, स्मूथ ट्रैफिक होता है, कंजेक्शन कम होता है। ठीक है, मतलब भीड़ भाड़ कम हो जाती है। लिमिटेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब जो एक पैकेट्स आ रहे होते हैं, जो पैकेट्स नेसेसरी होते हैं, कुछ पैकेट्स वो भी क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे विजुअलाइजेशन में आप यहाँ प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होता है वो भी, और पैरामीटर्स भी। ठीक है, FBL, इसके RBL पैरामीटर्स होते हैं। आर होता है आपका लीक आउटपुट, लीक आउटपुट है। बी होता है आपका बकेट कैपेसिटी, फिर एल होता है आपका पैकेट साइज। ठीक है, जो कि पैकेट्स में होता है या फिर बाइट्स में होता है। नेक्स्ट हम फटाफट से दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज टोकन बकेट। टोकन बकेट क्या होता है, पैकेट्स तभी सेंड होंगे जब टोकन अवेलेबल होगा, मतलब अनयूज टोकन सेव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर ट्रैफिक आ रहा होता है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करता है, पैकेट्स तो अपन टोकन अवेलेबल करवा देता है। ठीक है, जो अनयूज टोकन होते हैं ना वो सेव हो जाते हैं। क्लियर हो गया। इससे एडवांटेज क्या होता है, बर्स्ट ट्रैफिक अलाउ कर देता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, लीकी बकेट जो रहता है वो फिक्स्ड आउटपुट पे रहता है, टोकन बकेट जो रहता है वो बर्स्ट भी अलाउ करता है, मतलब बहुत ज्यादा अगर भीड़ भाड़ आ रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, उसमें कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि इन दोनों के डिफरेंस क्या है। सॉरी, डिफरेंस कह रही हूँ। नेक्स्ट हमारा था ना क्लोज्ड लूप, और दूसरा था हमारा कंट्रोल लोड। ठीक है, तो क्लोज्ड कंजेक्शन और कंट्रोल कंजेक्शन क्या होता है वो देख लें। देखो, क्लोज कंजेक्शन को मैं एक ही लाइन में खत्म करूंगी। क्लोज कंजेक्शन वो होता है, कंजेक्शन होने के बाद कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंजेक्शन हो गया उसके बाद उसको कंट्रोल करना, यानी फीडबैक टाइप, उसको हम बोलते हैं क्लोज कंजेक्शन, क्लोज लूप। एग्जाम्पल टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल, जो अपन यूनिट 5th में पढ़ेंगे टीसीपी में, टीसीपी के अंदर। ठीक है, अब
वैसे ही कंट्रोल कंजेशन क्या होता है, कंजेशन होने से पहले ट्रैफिक रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक शेपिंग ये एग्जांपल ले लो, लीकी बकेट टोकन बकेट के थ्रू। ये भी कंट्रोल कंजेशन होता है, बट उसको कंट्रोल कर दिया जाता है ओवरली। यहाँ मैंने नीचे डिफरेंस दिए हुए हैं, क्लोज कंजेशन, सॉरी, क्लोज कंजेशन एंड कंट्रोल कंजेशन, तो आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक के थ्रू भी यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको भी यहाँ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक अलाउ हो जाता है। क्लियर है। अब हम वही नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड आईसीएमपी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है आईपी का फुल फॉर्म की बात करते हैं, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईसीएमपी होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं लेयर की, दोनों ही लेयर 3 पे काम करते हैं, दैट इज नेटवर्क लेयर। ठीक है, इन दोनों का पर्पस क्या होता है, डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कितना किसका होता है, आईपी का। लेकिन वहीं पे इस आईसीएमपी का क्या काम होता है, एरर रिपोर्टिंग और डायग्नोस करना, ये सब किसका काम होता है, आईसीएमपी का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, डेटा ट्रांसफर करता है आईपी, क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, लेकिन आईसीएमपी क्या करता है, एरर रिपोर्ट करता है। ठीक है, एरर जहां आ रही है उसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, आईपी क्या करता है, पैकेट्स भेजता है। ठीक है, आईसीएमपी क्या करता है, एरर मैसेज भेजता है। ठीक है, एड्रेसिंग आईपी के अंदर होता है एड्रेसिंग एंड राउटिंग। ठीक है, आईसीएमपी के अंदर होता है डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा और इनको आप देख लेना, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी आईसीएमपी पे भी उतनी ज्यादा वो नहीं होती है, गारंटेड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब हमारी नेक्स्ट लेयर जो आती है, मतलब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर जो रहती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर करती है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। इसको भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं। एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, यूजर को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल जैसे एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, IMAP, DNS, SMP, SNMP। क्लियर हो गया। अब देखो हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आ चुके हैं और इसमें हम प्रोटोकॉल्स देखेंगे। फर्स्ट हो जाता है हमारा यूडीपी। ठीक है, यूडीपी क्या होता है, दैट इज यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और ये अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी होता है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स यही होते हैं। पहला तो फीचर्स यही होता है कि कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर पाता, एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, लेकिन फास्ट होता है। ठीक है, पैकेट लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें रिट्रांसमिशन की भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि रिट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर मैंने 1 2 3 4 भेजा है सेंडर एंड से, तो रिसीवर तक पहुंच जाए 4 1 2 3, इसे भी पहुंच सकता है। तो इसमें क्या क्या यूज हो सकते हैं, इसमें यूज होता है लाइव वीडियो कॉल, यूज करता है, क्या बोलते हैं, यूडीपी। ऑनलाइन गेमिंग में यूज होता है, डीएनएस में यूज होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीसीपी के। देखो उससे पहले एक एग्जांपल देखो, सेंडर ने क्या किया, डेटाग्राम भेजा। डेटाग्राम मतलब होता है आपका मैसेज पैकेट्स। ठीक है, डेटाग्राम 1 2 3 4 5, देखो भेज तो दिए हैं उसने, लेकिन रिसीवर तक पहुंचे नहीं है। लेकिन सेंडर को तो ये पता है, सेंडर को ये चीज पता है मैं डेटा भेज चुका हूँ, लेकिन सेंडर को ये नहीं पता कि मैंने जो डेटा भेजा है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन रिसीवर को भी ये नहीं पता कि सेंडर डेटा भेज चुका है, मेरे पास आया नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज, इसमें कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीसीपी। टीसीपी जो रहता है, दिस इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ठीक है, अब टीसीपी की बात कर लेते हैं। टीसीपी की वर्किंग में आता है, सबसे पहले आ जाता है आपका थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक क्यों यूज होता है, थ्री वे हैंडशेक यूज होता है कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। मतलब सिन पैकेट भेजा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन, एक पैकेट भेजा, पैकेट वन, कि मैं तुमसे सिंक करना चाहता हूँ, मतलब मैं कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता हूँ, जिससे मुझे पता लग सके कि मैंने डेटा भेजा है, तुम्हें पता लग सके, और रिसीवर ने रिसीव कर लिया, वो सेंडर को पता लग सके। ये चीज क्लियर हुई। तो रिसीवर क्या कहता है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है उस सिन पैकेट की, अगर उसके पास अच्छे से पहुंच जाता है तो उस सिन पैकेट के एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मेरे पास पहुंच चुका है। और पहुंचने के बाद सेंडर भी एक्नॉलेजमेंट भेज देता है रिसीवर को कि हाँ मेरे पास ये पहुंच चुका है। इन तीन प्रोसेस के पास 1 2 3, इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाती है। कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद में क्या करता है, सेंडर को जो मेन डेटा भेजना रहता है वो भेज देता है। ठीक है,
अब उसके नेक्स्ट होता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर। रिलायबल डेटा ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर के अंदर एक्नॉलेजमेंट यूज करता है। ठीक है, अगर मान लो अ, जो लॉस्ट पैकेट है, ठीक है, मतलब कोई एक पैकेट है जैसे सेगमेंट 4 है, ये लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब सेंडर ने 1 2 3 5 4 5 पैकेट भेजे थे, लेकिन सेंडर रिसीवर तक कितने पैकेट आए, 1 पैकेट आया। ठीक है, 2 पैकेट आया, 3 पैकेट आया और 5 पैकेट आया। ठीक है, 4 पैकेट नहीं आया, उसके पास 4 पैकेट नहीं आया। तो सेंडर क्या करेगा, सॉरी रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, 1 की एक्नॉलेजमेंट भेजी, 2 की भेजी, 3 की भेजी, 5 की भेजी। रिसीवर को ये पता लग जाएगा मेरे पास 4 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, मतलब 4 पैकेट उसके पास पहुंचा नहीं है। तो रिसीव सेंडर क्या करेगा, दोबारा से क्या कर देगा, रिट्रांसमिट कर देगा सेगमेंट 4 की, और रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट 4 का फोर्थ मैसेज का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, कहेगा मेरे पास अब सारे पैकेट्स आ चुके हैं, सारे सेगमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब 4 वे हैंडशेक जो यूज होती है वो यूज होती है आपकी टर्मिनेशन के लिए, मतलब कनेक्शन क्लोज करने के लिए। ठीक है, पहले भेजा जाता है फिन पैकेट। फिन पैकेट ये देखने के लिए कि मैं डेटा भेजने वाला हूँ, क्या मेरा पैकेट तुम तक पहुंच चुका है। फिर रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है, हाँ पहुंच गया। फिर क्या होगा, फिर एक्नॉलेज भेजने के बाद क्या होता है, फिन पैकेट भेजता है अभी। ठीक है, फिन पैकेट कि हाँ मेरे पास ये पैकेट भी आ गया। एंड देन क्या होता है, फिन पैकेट तब भेजा जाता है जब आपने कोई एक डेटा भेज दिया, भेजने के बाद उसको आपको स्टॉप करना है, देन आप क्या भेजोगे, एक्नॉलेज भेजोगे, और एक्नॉलेज भेजने के बाद क्या हो जाता है, वहां पे कनेक्शन क्लोज हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इन दोनों के हेडर की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के हेडर की बात करें तो यूडीपी एंड टीसीपी हेडर्स की जो फील्ड्स होती हैं, पहला होता है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम, डेटा। ठीक है, ये हेडर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो यूडीपी को फास्ट बनाते हैं। ठीक है, टीसीपी हेडर्स की फील्ड्स में क्या होता है, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, विंडो साइज होती है, चेकसम होता है, फ्लैग्स होते हैं और डेटा भी होता है। डेटा तो ऑब्वियसली होगा, वही भेजना है। ठीक है, इनको आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया कि सोर्स पोर्ट 16 बिट्स का होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट्स का होता है। इन पे डिफरेंस आया हुआ है एक आध बार लिखने को, तो आप देख लेना। अब हम नेक्स्ट आते हैं टीसीपी कंट्रोल एंड टीसीपी फ्लो कंट्रोल, टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल पे। ठीक है, इसको भी मैं एक ही लाइन में खत्म करूंगी, ज्यादा वो मैं खींचूंगी नहीं इसको। ठीक है, देखो टीसीपी फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इसका टीसीपी फ्लो कंट्रोल का पर्पस होता है रिसीवर के एंड पे ओवरलोड कम करना। ठीक है, वर्किंग क्या होती है, रिसीवर सेंडर को ये बताता है कि कितना डेटा भेजना है, मतलब विंडो साइज कितना है, कितना डेटा भेजना है, ये कौन बताता है, आपका टीसीपी फ्लो कंट्रोल में पता लगता है। ठीक है, टीसीपी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वर्किंग बताई गई है कैसे वर्क करता है, ये तो आप देख ही लेंगे ऑब्वियसली। अब बात कर लेते हैं टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल की। टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा होने से कंजेक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, उसकी एक मेथड होती है, दैट मेथड होती है AIMD, एडिटेड इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। ये मेथड होती है। ठीक है, यहाँ पे बताई गई है कैसे काम करती है, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पूछा गया है, टीसीपी फ्लो कंट्रोल, टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल की कुछ मेथड्स होती है, टेक्निक्स होती है, वो मैंने इसलिए इंक्लूड करी है क्योंकि टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल प्रॉपरली मेंशन करके पूछा गया है, डिफाइन टीसीपी कंजेक्शन कंट्रोल, इसलिए। अब उसके कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब टेक्निक्स होती हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। पहली टेक्निक होती है इसकी स्लो स्टार्ट। स्लो स्लो स्टार्ट क्या कहती है, स्टार्टिंग में कंजेक्शन विंडो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, मतलब स्टार्ट हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, उसके बाद फिर मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है कंजेक्शन अवॉइडेंस। थोड़ा सा आपको ये हो सकता है, ये जो लिखा हुआ कंटेंट है ये आपको कम दिखे, मैं आपको टेलीग्राम लिंक मेरी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी, तो आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं पीपीटी को। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मतलब वो तो ले ही लेंगे क्या, मैं भी। ठीक है, हम्म, थोड़ा थोड़ा मतलब जोक हो जाना चाहिए बीच में ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंजेक्शन अवॉइडेंस पे। कंजेक्शन अवॉइडेंस क्या होता है, थ्रेशोल्ड के बाद विंडो स्लोली इंक्रीज होती है। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद क्या होती है, विंडो डायरेक्टली इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे कंजेक्शन अवॉइडेंस मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद होता है फास्ट रीट्रांसमिट। अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिलते हैं तो पैकेट तुरंत रिसेंड कर दिया जाता है। क्लियर होता है। फिर होता है फास्ट रिकवरी। पैकेट रिसेंड करने के बाद ट्रांसमिशन कंटिन्यू रखा जाता है, फिर से स्लो स्टार्ट से शुरू नहीं होता। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों की बात करते हैं, टीसीपी और यूडीपी के डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है,
टीसीपी और यूडीपी का जो डिफरेंस होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एक कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। एक रिलायबल होता है, एक अनरिलायबल होता है। यूडीपी जो रहता है वो अनरिलायबल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं यहाँ पे अनरिलायबल, ठीक है। रिलायबल की स्पेलिंग गलत है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना। रिलायबल यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ पे, टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट का यूज होता है, यूडीपी के अंदर एक्नॉलेजमेंट का यूज नहीं होता है, ठीक है। टीसीपी के अंदर ऑर्डर डिलीवरी होती है, यूडीपी के अंदर ऑर्डर डिलीवरी नहीं होती, इंश्योर नहीं होता ऑर्डर डिलीवरी के लिए, ठीक है। जो टीसीपी के अंदर जो ट्रांसमिशन रेट होता है, स्पीड होती है, वो स्लो होती है, यूडीपी के अंदर फास्ट होती है, ठीक है। हेडर साइज इसका जो रहता है टीसीपी का, वो वेरिएबल हेडर होता है, ठीक है। और जो यूडीपी का होता है वो फिक्स्ड हेडर होता है। क्लियर हो गया। और बाकी तो उसमें आप कॉमन एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसमें एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एम टी पी यूज होता है टीसीपी के अंदर। और इसके अंदर यूज होता है डीएनएस, डीएससीपी, वीओआईपी एंड स्ट्रीमिंग, यूडीपी के अंदर यूज होता है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट दैट इज वो है हमारा एप्लीकेशन लेयर। उसके अंदर आता है डब्ल्यू 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 एंड एच टी टी पी। ज्यादा टाइम इसका नहीं लूंगी, एक एक लाइन में इनको करके खत्म करूंगी, ठीक है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इंटरनेट, इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, ब्राउजर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। एग्जांपल गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या वर्क हुआ है, बाकी सब आपको पता ही है। एच टी टी पी यू जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन करने वाला प्रोटोकॉल, ठीक है, उसको बोलते हैं एच टी टी पी, ठीक है। अब वर्किंग क्या होती है, ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है, वेब पेज डिस्प्ले होता है। क्लियर हो गई चीज। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम उस पे चले जाते हैं ईमेल्स पे। ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ईमेल्स का प्रोटोकॉल क्या होता है, पहला होता है एस एम टी पी, दूसरा POP3, तीसरा होता है IMEP, ठीक है। ठीक। अब देखो, एस एम टी पी क्या होता है, एस एम टी पी ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सिर्फ एस एम टी पी ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है, यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है, की पॉइंट्स एंड डायग्राम, ठीक है। POP3 होता है ईमेल डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3। फिर IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये जो होता है ईमेल सर्वर पर मैनेज करने के लिए, ठीक है। इजी इजी ट्रिक्स आप ये याद कर सकते हो, SMTP सेंड करता है, POP3 डाउनलोड करता है, IMAP मैनेज करता है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के कंपैरिजन की, क्योंकि ये पूछा जाता है SMTP, POP3 और IP बोल रही थी, IMAP, ठीक है। तो इनको भी ज्यादा नहीं लूंगी, तो आपको पता ही है इसमें मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट होते हैं। मतलब SMTP में मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट नहीं होते, इसमें लिमिटेड होते, हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। और IMAP में तो मैनेज करने का, तो इसमें मल्टीपल डिवाइस तो सपोर्ट होंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन दोनों में नहीं होती है, SMTP POP3 में, IMAP में होती है, ठीक है। TCP कनेक्शन तीनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं SMTP जो यूज करता है वो सेंडर होता है, POP3 रिसिपिएंट यूज करता है, IMAP भी रिसिपिएंट यूज करता है, ठीक है। उसके बाद में IMAP जो रहता है वो मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। POP3 जो होता है ना वो सर्वर से डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो SMTP का मेन जो डिफरेंस है वो यही है, SMTP सेंडर यूज करता है, POP3 रिसीवर यूज करता है, और IMAP मेल सर्वर पर ही रहता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो तो आप देख ही लोगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है हमारा DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, मतलब DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, www.google.com जो है ब्राउजर के अंदर, ठीक है, उसको इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 93.184.216 इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं फटाफट से। ये DNS की हायरार्की होती है पूरी, यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके फटाफट से वर्किंग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो पहला होता है ब्राउजर डोमेन नेम भेजता है, ठीक है। सेकंड, DNS सर्वर IP एड्रेस फाइंड करता है, फिर ब्राउजर उस IP से वेबसाइट ओपन करता है। एग्जाम्पल, DNS इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है। क्लियर हो गया ये चीज। ओके। DNS के कुछ पोर्ट्स भी बताए हुए हैं, वो UDP एंड TCP वाले दैट्स प्रोटोकॉल होते हैं।
फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SNMP। ठीक है, SNMP जो प्रोटोकॉल होता है वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। इसका पर्पस क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए। डिवाइसेस क्या यूज होते हैं इसमें, राउटर, स्विच, सर्वर, प्रिंटर। मेन कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर, है मैनेजर, एजेंट, MIB जो होता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है OID, दैट इज ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्लियर हो गया। इसके अंदर भी SNMP में तो SNMP में तो दो ही प्रोटोकॉल यूज होते हैं, मतलब एक ही होता है, दैट इज UDP। क्लियर हो गया। अब देखो इनके वर्जन तो करना हो तो कर लेना, बाकी मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी, आप पहले इतनी ही चीजें कर लो, ज्यादा बेस्ट होंगी। ठीक है, अब इसके पास कुछ मैसेजेस होते हैं जैसे गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, ट्रैप। ठीक है, ये चीजें होगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा कौन सा आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है कि नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। फीचर्स क्या हो जाएंगे, अपलोड करना, डाउनलोड करना, रीनेम करना, डिलीट करना, सेव करना। ये सारे किसके काम में आते हैं, मतलब किस प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, FTP के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पोर्ट यूज होता है, एक कंट्रोल कनेक्शन यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन यूज होता है, एक होता है डेटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन का पोर्ट होता है 21 और कंट्रोल कनेक्शन का पोर्ट होता है 20। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह भी बताया है कैसे क्या इसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, दोनों टू वे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेशंस बताए हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, यूजर, पास, लिस्ट, स्टोर, डिलीट। ठीक है, PWD, क्विट। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज जैसे सिंपल टू यूज होता है। ठीक है, सपोर्ट्स होता है लार्ज फाइल को ट्रांसफर करने में। ठीक है, वाइडली सपोर्टेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर्स के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि हमें सेपरेट कनेक्शन की जरूरत होती है कंट्रोल करने के लिए, डेटा के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो कि हमारे जो मॉडर्न प्रोटोकॉल है उससे थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब FTP के दो मोड्स होते हैं, दैट इज एक्टिव मोड एंड पैसिव मोड। ये तो आप देख ही लोगे, ठीक है, देखते ही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, दैट इज ऑब्वियसली थैंक यू स्लाइड। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स माय प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब जो आपका वन शॉट रिवीजन है वो आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप अब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, दूंगी। एंड अगर आप नहीं है तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम सर्विस में मेंशन कर दूंगी। और हाँ, जब आपका पेपर हो जाए 4 डेट को, तो मुझे आकर के जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो आए हैं या नहीं। ओके, थैंक यू एंड